क्या चीज? नहीं नहीं, ये शोर मचाते रहते हैं। चेंज आई है? इसका क्या मतलब है म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन? ये गड़बड़ है कुछ। ये देखे ना, आपने चलाई थी स्लाइड, वो बंद हो गई, वो आ गई, लेकिन उधर नहीं आती। अब इसे अब मिनिमाइज करो ना, जरा करो, जरा मिनिमाइज, इसे बंद करो, करो जरा, ये देखो है ना गड़बड़। मिनिमाइज से ये बंद होती है, अब पता नहीं क्या रीजन है इसको। बस इसको स्लाइड अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मारते हैं ना, है ना? मारते हैं। जी अच्छा, आपने अभी तक जो हमने ये जो कॉमन रीजन वगैरह डिस्कस किया था और इनइक्वालिटीज वगैरह बनाई थी, इसके रेलेवेंट आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं मुझसे करना? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन? अच्छा चले, अच्छा इस वक्त जो क्वेश्चन बोर्ड पे नजर आ रहा है, हम बेसिकली इनइक्वालिटीज डिटरमिन कर रहे हैं, हाउ टू मेक द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कैसे बनानी है? जी जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर, वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कस करनी थी। सॉरी, मैथ की? जी सर। जी मैथ की, एक मिनट, ठीक है। आप अपने प्रॉब्लम्स ढूंढे, मैं उधर से, मेरे पास पड़े हुए नोट्स पड़े हुए। जी अब जिसने क्वेश्चन करना है, एक तो वो हैंड रेस करेगा और फिर मुझे पेज नंबर, क्योंकि मेरे पास भी नोट्स हैं, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बोलेगा। इस वक्त फिलहाल आपने जो मेरे नोट्स हैं उस नोट्स में से पूछना है। जो मेरे पास नोट्स मेरे अवेलेबल है, आप मुझसे क्वेश्चन नंबर करेंगे, पेज नंबर बोलेंगे, तो देन मैं उसको आंसर करूंगा। जी अब पूछे मुझसे। सर 25 वाला हुआ नहीं है और नहीं, पेज पहले पेज नंबर बोलना है। पेज नंबर 37। पेज नंबर 37। 37 और क्वेश्चन 25 है। डिवाइड ये वाला? जी सर। ठीक है जी, अब इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर बाद में आपकी बाकी बातें देखते हैं। बिल्कुल जी, आज यही चीज डिस्कस करनी थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 पेज 37। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास तो 25 है और पेज 37 है। क्वेश्चन है, डिवाइड 1870 among Aslam, Babar and Qasim in such a way that half of the Aslam's share, 1/3 of the Babar share and 1/6 of the Qasim shares are equal. Find the value of each share. 1870 रुपए 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करने हैं
कि जितने पैसे आप असलम को दें और उसका अगर आधा कर दिया जाए, जितने पैसे बाबर को मिले उसका अगर 1/3 कर दिया जाए, और जितने पैसे कासिम को मिले उसको 6 पर तकसीम कर दिया जाए, तो कहा ना 1/6, 1/6, 1/6, 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/3, 1/3, वो कहता है वो बराबर होने चाहिए, कितने कितने पैसे देंगे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं उनको अगर पहली दफा अगर करने के लिए बैठे तो ज़ाहिर मुश्किल, लेकिन एक दफा अगर कोई ट्रिक मिलता है या थोड़ा सा हमें किसी जगह से कोई हिंट मिलता है तो फिर उस तरह के प्रॉब्लम और भी अगर आ जाते हैं तो वो इजी हो जाते हैं। ठीक, अब यहां पर उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि इस तरह से शेयर आप डिफाइड करेंगे कि लेट असलम शेयर, then Babar, and then Qasim. अब जो असलम का शेर है, रूटीन में हम एक्स ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा आप शेर डिफाइन करें कि अगर मैं 2 पर तकसीम कर दूं उसको, ठीक है ना, तो देखते हैं कि लाइक मैं इसके शेयर को 2x कह देता हूं। अगर मैं इसको 2 पर तकसीम करूंगा यानी कि इसका हाफ करूंगा, इसका हाफ किया जाएगा, हाफ ऑफ द असलम शेयर, तो x बचता है। ओके, अब बाबर का शेयर ऐसे डिफाइन करें कि उसको 1/3 करें, यानी कि 3 पर तकसीम करें तो वो भी x ही बचे, तो फिर बाबर का शेयर जो है वो आप 3x कर दें, इसलिए कि 1/3 ऑफ द बाबर शेयर, ये बाबर शेयर उसका 1/3, ये देखें ये उसी के बराबर है जो हाफ ऑफ द असलम शेयर है। और कासिम का शेयर ऐसे डिफाइन करें कि उसे 6 पर तकसीम करें तो वो बन जाएगा 1/6 ऑफ कासिम शेयर, वो भी x होना चाहिए, तो उसे 6x कह दें, इसलिए कि अगर आप 6x को 6 पर 1/6 डिफाइन करेंगे तो वो भी x ही बचेगा, क्योंकि उसने आपको ये बड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि जो भी असलम का शेयर हो उसको आधा कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें, बाबर के शेयर को 3 पर डिवाइड कर दें, कासिम के शेयर को 6 पर, 1/6 ऑफ द कासिम शेयर, तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वल। आपने कहा बिल्कुल हमने अननोन ऐसे ही डिफाइन किए हैं, अब स्टिल x तो पता होना चाहिए, x के लिए इक्वेशन, तो असलम को पैसे मिलेंगे 2x अननोन है, बाबर को मिलेंगे 3x और कासिम को मिलेंगे 6x, और ये सारे पैसे मिलके 1870 होने चाहिए, तो एक इक्वेशन। ठीक, तो एक इक्वेशन x के लिए सॉल्व कर दें, उसको यहां रख दें तो असलम का शेयर आ गया, यहां रख दे तो बाबर का शेयर आ गया, यहां रखते तो कासिम का शेयर आ गया। आई नो कि आपने बड़ी एफर्ट की होगी, इधर उधर घूमे होंगे, और इस आइडिया के बाद आप शेयर ही ऐसे डिफाइन करें। उसने आपको कहा, उसने कहा ऐसे शेयर डिफाइन करने की आधा करूं और उसको 3 से तकसीम करूं, उसको 6 से तकसीम करूं, सारे बराबर आ जाने चाहिए। शेयर तो अननोन है, आप कहें जी अच्छा जरा होल नंबर आंसर ले लेते हैं, 2x कर दें, आधा करेंगे तो x रह जाएगा। आप कहें जी दूसरा शेयर ऐसे डिफाइन करें कि उसको 3 से तकसीम करें तो x रहे, आप कहें 3x डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो भी x, और तीसरा जो है वो 6x डिफाइन कर दें, 6 से डिवाइड कर दें तो वो भी x। देखें उसका 1/2, उसका 1/3, उसका 1/6 इक्वल, यही कहा था ना, तो इक्वल बनते हैं, इसी तरह से इक्वल बन सकते हैं। तो ये बड़ा, फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम सिंपल, और अब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप इजीली इसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड करके उसमें आप लोग अगर 1 by 1 करके पुट कर देंगे तो सबके शेयर आ जाएंगे। हाँ जी, आई थिंक सो कि अब आप कर सकते हैं इसको। जी, कोई और अगर किसी ने और कोई क्वेश्चन करना है हैंड रेज करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। एनीवन एल्स? ठीक है जी, जी आपका क्वेश्चन, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पेज नंबर 37, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 इन अ चैरिटी शो, ये वाला? जी जी सर। जी, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। इन अ चैरिटी शो टिकट्स वर सोल्ड एट ₹180,
फॉर फर्स्ट क्लास का एक टिकट 180 रुपए का वो सेल कर रहा है, 120 फॉर सेकंड क्लास एंड 60 फॉर द जनरल एनक्लोजर पर पर्सन। तीन, कोई थिएटर है या कोई सिनेमा हॉल है, चैरिटी शो चल रहा है, वहां पर फर्स्ट क्लास का टिकट 180 रुपए का है, सेकंड क्लास का टिकट 120 रुपए का है, और जनरल एनक्लोजर जो है उसका टिकट 60 रुपए का है। नंबर ऑफ सीट्स, अब सीट्स की तादाद भी है, नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल एनक्लोजर वाज डबल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। जनरल एनक्लोजर में जो सीटें हैं वो फर्स्ट क्लास से डबल है, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन सेकंड क्लास वाज ट्रिपल ऑफ द फर्स्ट क्लास। If all the seats were occupied, if except 20 seats in the first class, and the show fetched 62,400, find the number of persons who attended the show. तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज के टिकट्स हैं। बेसिक डेटा जरा साइट पे लिख लेते हैं। जनरल इंक्लोजर का जो टिकट आ रहा है, जनरल इंक्लोजर का टिकट 60 रुपए का है। जो जनरल इंक्लोजर का टिकट है वो 60 रुपए का है। देन एक मिनट, जनरल इंक्लोजर का टिकट 60 रुपए का है, और फर्स्ट क्लास का जो एक टिकट है वो 120 रुपए का है, 180 रुपए का, और सेकंड क्लास का जो एक टिकट है वो 120 रुपए। ये तो टिकट्स प्राइस की बात हो गई। अब एक्चुअली उसने हमें टोटल इनकम बताई है, कितने पैसे उस चैरिटी शो को कलेक्ट होंगे। वो डिपेंड करेगा एक टिकट कितने की है और कितने टिकट सेल हुई हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम ऑफ द चैरिटी शो आ जाएगा, जो कि 62,400 है। अब हमें सीट्स की तादाद नहीं पता, लेकिन अननोन तीनों जगह हैं। जनरल इंक्लोजर की सीट नहीं पता, फर्स्ट क्लास की सीट नहीं पता, सेकंड क्लास की सीट नहीं पता, तो तीन अननोन नहीं है। चूंकि ये आपस में लिंक है, देखे ना, उसने कह दिया उससे डबल है, उससे 3 टाइम्स है, तो फिर तो बड़े केयरफुली सिर्फ एक ही अननोन मुझे लगता है ये बनेगा, और वो क्या है? द नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इंक्लोजर वाज डबल ऑफ इन द फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास की सीट्स को हम लेट करते हैं, फर्स्ट क्लास सीट्स, ये अगर x हैं, देन जनरल इंक्लोजर सीट्स, उसने लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इंक्लोजर वाज डबल ऑफ द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की x हैं तो जनरल इंक्लोजर की 2x हो गई। अब एक रह गया है और वो है सेकंड क्लास। द नंबर ऑफ सीट्स इन सेकंड क्लास, ऐसे वाई कहना पड़ेगा, लेकिन वाज ट्रिपल ऑफ द फर्स्ट क्लास। चलें, इसका भी उसी के साथ ताल्लुक निकल आया, तो कोई बात नहीं, हम उसी को ही यूज कर लेंगे। और वाज ट्रिपल ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो ये हर क्लास की सीटें आ गई, हर क्लास की सीट्स आ गई। अब कहते हैं कि कितनी टोटल आमदनी भी बता दी है, इनकम 62,400, लेकिन उसने ये कहा है कि was triple in the first class if all the seats were occupied, यानी कि जिस क्लास में जितनी जितनी सीटें हैं सब की सब फिल हो गई हैं, except 20 seats in the first class। इसका मतलब फर्स्ट क्लास में अगर टोटल x सीटें हैं तो 20 सीटें वहां कम सेल हुई हैं, तो 20 सीटों से तो नहीं ना आमदनी आएगी। तो जो जनरल इंक्लोजर है उसकी एक सीट 60 रुपए की आती है और वहां 2x सीट्स हैं, तो ये आमदनी आएगी जनरल इंक्लोजर से। प्लस फर्स्ट क्लास की एक सीट 180 की आती है, लेकिन वहां x सीटें सेल नहीं हुई, x में से 20 कम कर दे, ठीक है ना, क्योंकि 20 सीट वहां पर ऑक्युपाई नहीं हुई। प्लस और सेकंड क्लास की एक सीट 120 की है और वहां पर 3x सीट्स अवेलेबल है, और टोटल आमदनी जो है वो 62,400 है। एक इक्वेशन बनी हुई है, x के लिए सॉल्व कर दें तो आप हर क्लास की सीट्स जो है वो बता सकते हैं। तो x का आंसर 100 आ रहा है, तो जनरल इंक्लोजर में 100 है, यहाँ डबल है 200 है, और यहाँ 3 गुना है 300 है, ठीक है ना। तो क्या बेसिक फार्मूला था?
प्राइस ऑफ ईच सीट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स एक्चुअली हमें कंफर्म नहीं हो पा रही थी, नंबर ऑफ सीट्स अननोन थी। 3 सीटें थी, 3 कैटेगरीज हैं, तीनों में अननोन है, लेकिन वो अननोन आपस में रेलेवेंट हैं, रिलेटेड हैं। तो जब वो रिलेटेड थी तो फिर मैंने एक ही अननोन डिफाइन किया, दैट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट क्लास। और इसमें भी आपको केयर ये करनी होती है कि किसके साथ रिलेटेड है, तो जिसके साथ रिलेटेड होंगी उसी के साथ आप अगर काम करोगे उसी के साथ, तो देन फिर आप उसको डिफाइन करके और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जी उज़ैर आप बताएं, अब आप इस प्रॉब्लम को समझे हैं या मुझे मजीद क्लियर करना है आपके लिए? नहीं ठीक है सर, समझ। ठीक है, ओके फाइन। जी कोई और किसी का प्रॉब्लम हो, मैं आप अपना फाइन माइक म्यूट कीजिएगा। जी आपका क्वेश्चन? सर 22 क्वेश्चन 22 है। जमील has a total of 35,000 invested in 10%, 12%, 15% बाउंड। वो कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, अगर एक जगह वो पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे 10% मिलता है प्रॉफिट, दूसरी जगह से उसे 12% मिलता है, और तीसरी जगह से उसे जो प्रॉफिट मिलता है वो 15% है। कहते हैं ही रिसीव्स द सेम अमाउंट द इंटरेस्ट, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी और उसके एवज जो उसे इंटरेस्ट मिला है, वो कहते हैं 10% से और 15% से इंटरेस्ट की अमाउंट उसे सेम मिली है, इंटरेस्ट की अमाउंट। और 12% के ऊपर जितने पैसे लगाए हुए वहां से उसे 1200 रुपया इन्वेस्ट मिला है। कहता है आप बताएंगे कि तीनों जगह पर उसने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है। एक्चुअली 3 जगह इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसे 10% पर इन्वेस्ट हैं, कुछ पैसे उसके 12% पर इन्वेस्ट हैं, और कुछ पैसे उसके जो हैं वो 15% पर इन्वेस्ट हैं। तो 3 जगह उसने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो की हुई हैं। ठीक, लेट यहां जो इन्वेस्टमेंट है उसे एक्स कह दें, यहां इन्वेस्टमेंट है उसे वाई कह दें, यहां इन्वेस्टमेंट है उसे जी कह दें। ये दो से भी हो सकता है, ठीक है ना। पहले मैं 3 से कर लूं, चूंकि हमारे पास ना कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। एट द एंड यही होगा ना, 3 इक्वेशन बन जाएंगी, तो कोई बात नहीं, 3 इक्वेशन बन भी जाएं तो फिर भी हम उनको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वैसे ये 2 भी बनाए, तो पहले मैं 3 बना लेता हूं, फिर हम 2 बना लेते हैं। अब आपको 3 इक्वेशन एक्चुअली रिक्वायर है। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, जितने पैसे उसने पहली स्कीम में लगाए x, इधर लगाए हुए y, इधर लगाए हुए हैं z, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट बनती है उसकी तीनों जगह से वो तो 35,000 है। एक इक्वेशन बन गई। अब ये एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कैसे होता है, आप पहले 1 रुपए के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। अगर 100 रुपए के ऊपर प्रॉफिट उसे 10 रुपए मिलता है, तो 1 रुपया इन्वेस्ट करने से, 1 रुपया इन्वेस्ट करने से उसका प्रॉफिट उसको ये मिलेगा। इंटरेस्ट कह दें, प्रॉफिट कह दें, ये 1 रुपए के ऊपर है। और अगर उसने वहां x रुपए लगाए हुए हैं तो ये उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए ना, 2 रुपए लगाए होंगे तो 0.1 रुपीज, 10% का क्या मतलब है कि 100 के ऊपर 10 रुपए, 1 रुपए के ऊपर 0.1 रुपीज उसे प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप कहें जी वहां तो उसने x रुपीज लगाए हुए हैं, तो 1 से हमने कैलकुलेट कर लिया, यूनिटी मेथड 1 से कैलकुलेट कर लिया, तो x रुपीज के ऊपर कितना प्रॉफिट आ जाएगा, तो x यहां से उसको जो प्रॉफिट अर्न होगा वो 0.1x होगा। यहां से जो प्रॉफिट अर्न होगा वो 0.12y होगा, और यहां से जो प्रॉफिट अर्न होगा वो 0.15z होगा। x y z नहीं पता, मैंने प्रॉफिट वैसे ही लिख दिए। अच्छा, एक उसने इंफॉर्मेशन ये दी है, कहता है 10% का इंटरेस्ट और 15% का इंटरेस्ट सेम है। इसका मतलब है कि 10% जो होंगे उसका रेट तो कम है, लेकिन हो सकता है उसने वहां ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं, तो फिर इंटरेस्ट तो ज्यादा ही बनेगा ना उसका। और जो पैसे उसने 15% पे लगाए हुए हैं, इंटरेस्ट रेट तो उसे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसने पैसे वहां कम इन्वेस्ट किए होंगे, तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कम बनेगा। यूनिटी मेथड
₹1 का कैलकुलेट करके जिससे ज़रब दे दें, 50 से ज़रब दे देंगे तो ₹50 का इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, 100 से ज़रब दे देंगे तो ₹100 का इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, एक्स से ज़रब दे देंगे तो एक्स इन्वेस्टमेंट पे कितना उसका इंटरेस्ट अर्न होगा वो आ जाएगी। और उसने सेकंड एग्जांपल में ये आपको कहा था कि जितना वो 10% पर इंटरेस्ट की अमाउंट कमाएगा उतनी ही अमाउंट उसे 15% पर भी आएगी। तो ये दो इक्वेशन हो गए। तीसरी इक्वेशन ये थी कि उसका जो 12% पे इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा, जो इंटरेस्ट है 12% पे इन्वेस्टमेंट बाय है और 12% पर उसका जो इंटरेस्ट अर्न है वो ये वाला आ रहा है, तो 12% पे इंटरेस्ट अर्न ये कहता 1200 है। ठीक, 3 इक्वेशंस बन गई हैं। आप इन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, लेकिन पहले उसको एक प्रॉपर फॉर्म में आपने लिखना है। ये फर्स्ट बन गई 0.1x माइनस 0.15z इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन में दोनों बाकी 0 हो जाएंगे, 0.12y इज इक्वल टू 1200। आप इसको सॉल्व करके और इक्वेशंस में रख दें साइमल्टेनियसली और सॉल्व कर लें। ये तो हो गया कि अगर आप कहें कि 2 वेरिएबल्स के साथ कैसे करना है, तो 2 वेरिएबल के साथ सिंपल क्या है, क्या करें, आप बाकियों को तो ऐसे ही लिख दें। ठीक, ये मुझे इस चीज का तो इल्म है कि टोटल उसने जो पैसे उसके पास अवेलेबल हैं सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो टोटल 35,000 रुपए है उसके पास, जो तीनों जगह उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर इधर उसने x रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, इधर उसमें से y कर दिए, बाकी बचे हैं वो 15% पर है। अब बाकी कितने बचे हैं, तो टोटल में से, टोटल इन्वेस्टमेंट में से आप पहली इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेस्टमेंट निकाल दें, बाकी ये बच गए। इसके बाद अब वही, हाँ, अब आप टोटल 35,000 वाली कैलकुलेशन को इक्वेशन बनाने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो तीसरे वेरिएबल में यूज करके ही तो वेरिएबल बनाया हो, वरना कुछ नहीं मिलेगा ना आपको वहां से। अब जाके 2 इंफॉर्मेशन और रह गई, वो क्या थी कि जी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है 15%। अब 15% पे इन्वेस्टमेंट ये वाली है, ये वाली है 15% पे, और दूसरी जो है वो उसी तरह से। अब इसमें 2 ही इक्वेशन है, 2 ही अननोन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। तो अब क्योंकि कैलकुलेटर से करना था ना, मैं वैसे जब मैनुअली करते थे तो मैं इसी तरह से करवाता था, क्यों, वहां पर आपको कैलकुलेटर की बजाय शायद वर्किंग भी शो करनी पड़ती थी, तो डायरेक्ट तो नहीं एग्जामिनर आपका वो आंसर एक्सेप्ट करता था। तो मैं कह रहा होता था कि 3 वेरिएबल्स का तो सॉल्व करना आपके लिए बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको 2 वेरिएबल्स में सॉल्व कर लें, जो x का आंसर आए, जो y का आंसर आए। तो ये पहले दोनों जगह की इन्वेस्टमेंट आ गई, दोनों को 35,000 में से माइनस कर दिया, जो बाकी पैसे बचे वो उसने तीसरी इन्वेस्टमेंट में लगाए। ठीक है जी, आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। जी काशिफ सर, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा थोड़ा सा माइक के पास आके बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। आवाज बड़ी मध्यम सी आ रही है। कैसे आप मुझे अपना क्वेश्चन बताएंगे? चले मैं थोड़ा सा, अब देखिएगा आपके माइक का क्या इशू है, क्योंकि मेरा माइक ठीक है, बाकी लोगों की बात मुझे प्रॉपर आ रही है। तो मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, मैं आपका माइक बेटा म्यूट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मध्यम सी आवाज बस आ रही है आपकी। मैं बाद में आपसे पूछता हूँ। जी आपका क्वेश्चन। पकार, आपका माइक मैंने ऑन किया है। तो ये 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स in a certain classroom was
2:3। जब आपको ये, अब इस प्रॉब्लम्स को दो तरह से कर सकते हैं, चलें वो दोनों में एक्सप्लेन कर देता हूं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन अ सर्टेन क्लास वाज 2:3। if the boys represented 5 more than 1/3 of the class, 5 बॉयज की तादाद 5 ज्यादा है, किससे 5 ज्यादा है? अगर क्लास की तादाद को, क्लास जिसमें बॉय गर्ल दोनों शामिल है, उसे 1/3 कर दिया जाए, उससे 5 ज्यादा है। कहता हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द क्लास, कितने लोग थे क्लास में? बॉयज गर्ल्स लेट सपोज दोनों ही अननोन है, लेट बॉयज इन द क्लास x है, लेट गर्ल्स इन द क्लास y है। अब आपने वो उसने एक इंफॉर्मेशन दी है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, याद है रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स ऐसे भी लिखते हैं ना, इज 2:3। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ सर्टेन क्लासरूम वाज 2:3। बॉयज x हैं, रिप्रेजेंट 5 मोर, ये 5 ज्यादा है, मैं इनमें से 5 कम कर देता हूं ताकि बराबर तो हो जाएंगे। किससे? 1/3 ऑफ क्लास। क्लास में कितने लोग हैं? बॉयज प्लस गर्ल्स क्लास है, बॉयज प्लस गर्ल क्लास है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये डिनोमिनेटर फ्री हो जाए। कैलकुलेटर डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन नहीं सॉल्व करता जिसमें डिनोमिनेटर आएंगे। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसके बाद आप इसको जरा थोड़ा सा वेरिएबल राइट साइड पे ले जाइएगा एंड देन उसको फाइंड आउट करके और उसकी वैल्यूज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीकाकार और था, आपको स्टार्ट में कहा गया कि जब आपको 2 की रेशो मालूम हो तो आप कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन आपके पास ना आधी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और आधी इंफॉर्मेशन ये है कि बॉयज जितने भी हों, इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो 2 का मल्टीपल होंगे, ये बात कंफर्म है। तो बॉयज मस्ट बी इन अ मल्टीपल ऑफ 2। इस इंफॉर्मेशन को याद करें तो फिर कह सकते हैं कि बजाय इसके कि हम ब्लाइंडली कह दें जी कुछ पता नहीं एक्स है, इस इंफॉर्मेशन को यूज किया मैंने कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 2:3 है, तो बॉयज मस्ट बी इन अ मल्टीपल ऑफ 2 चलेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम हमने वो बेसिक में भी किए थे। और जो गर्ल्स हैं, चूंकि उनकी रेशियो 3 के साथ चल रही है, तो वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, कोई ना कोई मल्टीपल, जो मल्टीपल उधर होगा वही मल्टीपल इधर। ये नहीं कि उधर आप एक्स कर दे उधर वाई कर दे, मल्टीपल तो सेम ही रहने चाहिए ना, 2-3 की रेशो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आपको रेशो मालूम है तो आपको उनका रिलेशन मालूम है कि वो 2 का मल्टीपल चलेगा, वो 3 का मल्टीपल चलेगा। अब वो जो इक्वेशन बनानी है, स्टिल इक्वेशन पेंडिंग है, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए अब आप रेशो वाली इंफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो तो आपने वेरिएबल बनाने के लिए यूज कर ली है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन रह गई, बॉयज की तादाद। बॉयज क्या है? 2x, तो बॉयज की तादाद है 2x, ये 5 मोर हैं, तो इसमें से मैं 5 कम कर देता हूं। किससे 5 मोर थे? 1/3 से। किसका 1/3? क्लास का। तो क्लास में कितने लोग हैं? क्लास में बॉयज 2x हैं, ये 2x जो हैं वो बॉयज हैं, ये क्लास के लोग हैं, और प्लस 5x ये गर्ल्स हैं। एक इक्वेशन बनेगी, 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x, 7x हो जाएगा, 7x, ठीक है। एंड देन इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और देन इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। x का आंसर तो शायद t आ रहा है, तो यहां पर जो है वो आंसर आ रहा है 30 और ये 45। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को जो है वो प्रॉपरली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे जी। और क्वेश्चन, और किसी का आंसर?
जी आपका क्वेश्चन बासित। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्वेश्चन नंबर 27। 27। क्वेश्चन 27 है, an amount of rupees 10,000 is put into 3 investments। ये उसी तरह की प्रॉब्लम है, तीन जगह उसने इन्वेस्टमेंट्स जो ऊपर लगाए हुए हैं, 10,000 रुपया, 10%, 12% और 15%। तो 10,000 रुपया टोटल है, उसने 3 इन्वेस्टमेंट्स में लगाए हुए हैं। एक जगह से उसे 10% प्रॉफिट मिलता है, एक जगह से उसे 12% प्रॉफिट मिलता है, और एक जगह से उसे 15% प्रॉफिट मिलता है पर एनम। द कंबाइंड इनकम, ये इनकम नहीं है। अगर उसने यहां एक्स रुपीस लगाए हैं तो ये तो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये वाई रुपीस लगाए हुए हैं तो ये यहां पर इन्वेस्टमेंट है। एक वेरिएबल शॉर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है ना, एक वेरिएबल शॉर्ट भी किया जा सकता है, ताकि वो आल्दो कैलकुलेटर जहां उसने 2 सॉल्व करनी है वो आपके लिए 3 भी सॉल्व कर देगा, लेकिन कम से कम ये थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जी ये एक वेरिएबल का हम बना लेते हैं। ओके, बाकी पैसे बचे। अब 10,000 वाली टोटल की इंफॉर्मेशन जो है वो मैं यूज नहीं करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट है एक्स। अब उसने कहा इनकम, अगर आप इनकम की बात करें तो यहां से इनकम उसको ये आएगी, ये इनकम है, इसकी इनकम ये वाली है, और यहां से जो इनकम आ रही है वो ये वाली है। तो ये इनकम आ गया, ये इनकम मैंने लिख ली क्योंकि मुझे नजर आया वो इनकम की कोई बात कर रहा है। द कंबाइंड इनकम, तीनों जगह से जो इनकम आएगी फ्रॉम 3 इन्वेस्टमेंट, वो कहता 1310 है, तीनों से इनकम 1310 आएगी। तो ये एक इक्वेशन बन गई। तीनों इन्वेस्टमेंट से कंबाइंड इनकम आ गई। द कंबाइंड इनकम फ्रॉम 3 इन्वेस्टमेंट इज 1310 एंड कंबाइंड इनकम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट 10 और सेकंड 12। तो ये भी दी हुई है उसने, फर्स्ट एंड देन सेकंड इनकम है, इन्वेस्टमेंट नहीं। एंड कंबाइंड इनकम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज 190 शॉर्ट, ये 190 कम है फ्रॉम द थर्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम की बात हो रही, एंड कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट इज 190 शॉर्ट ऑफ द इनकम, ये 190 कम है। मैं इसमें 190 पहले ऐड कर लेता हूं ताकि कम थी बराबर हो। किससे? कहता है इनकम फ्रॉम द थर्ड, और थर्ड इनकम क्या है वो आपके पास 0.15 10,000 माइनस एक्स और माइनस वाई। वैसे अब देखें, आल्दो मैंने कहा ना कि मैनुअली जो है वो करने में हमें ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि इक्वेशनें कम सॉल्व करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को कर भी लेते थर्ड से ही तो ज्यादा सीधा सीधा हो जाना था। तीनों जगह इन्वेस्टमेंट कितनी है, तीनों की जगह जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 है, वो 10,000 तीनों की इन्वेस्टमेंट है। इनकम नॉट इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सेकंड, इनकम फ्रॉम थर्ड, तीनों इन्वेस्टमेंट से वो 1310 है। और फर्स्ट 2 से जो इनकम आती है, ये फर्स्ट की इनकम है, ये सेकंड की इनकम है, ये कंबाइंड इनकम फ्रॉम ये 190 शॉर्ट है, कम है। मैं इसमें 190 ऐड करूं ताकि बराबर तो जाए। किससे? इनकम फ्रॉम द थर्ड, ये इनकम फ्रॉम थर्ड है। 3 इक्वेशन 1 2 3 साइमल्टेनियसली आप इन्हें सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो ये देन ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी बासत, बस आपका क्वेश्चन
आपकी आवाज नहीं मुझे आई, मैं दोबारा आपका हैंड रेस चले गए। हारून अपना माइक ऑन करो जी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। 30 कह रहे हैं आप? 30? जी सर जी जी जी। ठीक है ठीक है। अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। कोई नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा है, नंबर बताना है। नंबर पता ही नहीं क्या है, लेट नंबर। एक्स ये नंबर है, ये उस नंबर का स्क्वायर रूट है। वो नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा, बराबर तो नहीं है। एक्स जो है, एक्स वो अपने ही स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा है, तो इसमें से अगर मैं 56 को माइनस करता हूं तो ये इक्वल आएगा। x माइनस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। कहता फाइंड द नंबर x सॉल्व करना। ये तो रेडिकल इक्वेशन आ गई। अब रेडिकल इक्वेशन के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और याद आ गया स्क्वायरिंग की। अब आपको आंसर भी चेक करना है, आपको आंसर भी चेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर, जो भी आंसर आए, माइनस 2 टाइम्स 56 इंटू एक्स, और इज इक्वल टू एक्स, जो कि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है ना, 2 आंसर आएंगे। अब उनमें से चूंकि यहां स्क्वायरिंग हो रही है, इसका मतलब है कि फिर हम सब तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो मैंने बहरहाल जो आंसर सही था वही लिखा है, तो मैंने लिखा हुआ है 64। ये कहता है ये आंसर, चेक करते हैं। इसका स्क्वायर रूट होता है 8, और क्या जो 64 है वो अपने स्क्वायर रूट यानी 8 से 56 ज्यादा है? यस, 56 ज्यादा है। तो इसका मतलब है दिस इज द ट्रू आंसर। और जो दूसरा आंसर एक्स का आएगा, 2 आएंगे ना स्क्वायर की वजह से, वो आप डिस्कार्ड कर दोगे, इसलिए कि वो रूट तो होंगे लेकिन वो एक्सट्रानियस रूट होगा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में इतनी एफर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। उसने आपको आंसर ऑप्शन दी हुई है उनकी, ए बी सी डी। फर्ज करें वो एक नंबर आपको कह देता है 49 है, एक नंबर आपको कह देता है 81 है, एक कहता है 64 है, एक वो कह देता है जी 121 है। ऐसे करके चेक करें। उसने कहा वो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा हो। इसका स्क्वायर रूट 7 है, तो 49 7 से 56 ज्यादा। आपने कहा ना ये आंसर नहीं है। इसका स्क्वायर रूट 9 है, ये 56 ज्यादा होना चाहिए, ये आंसर नहीं है। इसका स्क्वायर रूट 8 है, ये 56 ज्यादा होना चाहिए, यही आंसर है। खत्म, इजी, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं, ये एमसीक्यूज की समटाइम रिक्वायरमेंट या एक ट्रिक होता है, या ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप उनको डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ जाएं, चले ये तो खैर इतना लेंथी नहीं था, जल्दी हमारे काबू आ गया कि सिर्फ एक स्क्वायर ही तो करना पड़ा, रेडिकल खत्म हो गया। लेकिन समटाइम कभी प्रॉब्लम इतना हो जाता है तो आप कहते हो जी कि उसको तरीका ही सॉल्व करने का ये है कि आप उसको रिवर्स सॉल्विंग में करें, कि जो उसका आंसर इस पे फिक्स हो जाता है वही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आई कैप ने जितने भी प्रॉब्लम इक्वेशन के अपनी बुक में दिए हुए हैं, सब के सब रिवर्स सॉल्व हो जाते हैं। और मैं प्रेफर करूंगा कि शायद उसने ये जहन में रख के रखा हुआ है कि मैंने एक एक नंबर के क्वेश्चन देने हैं, और अगर क्वेश्चन सॉल्विंग की जानिब स्टूडेंट जा पड़े तो जाते रहें, खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो रिवर्स सॉल्विंग उसकी क्वाइट इजी है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आई कैप के दिए हुए क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे आप रिवर्स सॉल्विंग में कर सकें। जी आपका क्वेश्चन। साहब, वालेकुम सलाम। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ 25% of 220 equals 5.5% of x, what is x? I think so ये तो बड़ा
स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 25% ऑफ 20, हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, x% ऑफ y इज z। वो इस वक्त कह रहा है कि आप 25% कैलकुलेट कर लें। किसका 25%? 220 का। कहता है ये जो आंसर आएगा इस इक्वल, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? 5.5%। 5.5% किसका 5.5%? कहता है x का। इक्वेशन ही बन गई, x के लिए सॉल्व कर दें। 0.25 मल्टीप्लाई विद 220 इज इक्वल टू 0.055 और x, और ये इधर डिवाइजर में आ जाएगा तो x का आंसर है। ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस इक्वेशन थी। बहरहाल आपने पूछा, मैंने आंसर कर दिया इसको। जी ठीक है, ये यस सर। चलिए अपने माइक बेटा ऑफ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने क्वेश्चन नंबर 33 और 36 पूछना है। अच्छा, 33 और 36। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताएं कि आपने 33 क्यों पूछना है? आपसे नहीं होगा सॉल्व? आपने माइक बंद कर दिया, मैं आपको दोबारा अलाउ कर रहा हूं। आपने मुझसे, हाँ जी, आपने मुझसे पूछा था, मैं 1 मिनट, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है वो मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन 33 पूछा है उन्होंने चेक करना है जो चीज एक दफा आपके सॉल्यूशंस में है और उस वक्त आपको पूछा गया जी आपका प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आप देखेंगे एग्जांपल 25 एट पेज 31 पे पूरी डिटेल के साथ वहां पर सॉल्व है, पूरी डिटेल के साथ वहां चीज सॉल्व है। दैट इज ऑन पेज 31 एग्जांपल 25, ये सॉल्व है। तो आप पहले वो देखेंगे, नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट कल फिर आप मुझसे ये पूछेंगे। जी अब आप पूछेगा दानिश। सर ये फिर ये 36 करवा दीजिएगा। 36 करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम 36 है, अ शॉपकीपर इज प्लानिंग टू परचेज सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज। वो किताबें और कॉपियां खरीदने मार्केट जा रहा है। ही एलोकेटेड बजट फॉर 5000 फॉर दिस पर्पस। उसके पास इस परचेज के लिए टोटल 5000 रुपए जो है वो अवेलेबल है। द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज 300 एंड कॉस्ट ऑफ ईच कॉपी इज 50। एक बुक 300 की, एक कॉपी 50 की। इफ एक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, उसने खुद ही लिख दिया है कि एक्स जो है वो बुक्स टोटल, वो एक्स बुक्स लेकर आया है, वाई कॉपीज लेकर आया, टोटल 10 15 20 जो भी है उसने वाई का हुआ है। फर्स्ट पार्ट कहता है डिटरमिन द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन रिलेशन ही तो होता है। विच स्टेट्स दैट, कहता है ऐसी इक्वेशन लिखें जो ये बताए कि टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट कितनी है? 5000 ऑन दिस परचेज। क्या परचेज किया उसने? एक्स बुक्स खरीदी हैं, वाई कॉपीज खरीदी हैं, इक्वल्स बराबर हो 5000 के। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट लिखें जिसमें आप ये कह रहे हो कि उसने एक्स बुक्स और वाई कॉपीज 5000 की खरीदी हैं। मैथ की लैंग्वेज में बताना है, पहले समझ नहीं आ रही थी कि ये मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। और इसकी इंटरप्रिटेशन में भी आप अमेजिंगली देखेंगे कि तो वाकई ये तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि हम ऐसे किसी को समझाते रहें तो आप एक मैथमेटिक्स की फॉर्म में उसको लिख देते हैं। अच्छा, यहां पर उसने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं, मैं जरा देख लूं कि उसने बुक्स की जो तादाद है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स, एक्स का हुआ, ओके। नंबर ऑफ कॉपीज ये उसने वाई का हुआ, उसने खुद ही मेंशन कर दिया। अब हमने नहीं उसको कहना कि जी इतनी, इसको एक्स कह दो, इसको वाई कह दो। उसने चूंकि मेंशन किया हुआ है तो मैंने वही चीज यहां पर यूज कर ली। अब उसको कोई सॉल्यूशन के लिए नहीं कह रहा आपको, वो कह रहा है बस एक ऐसी स्टेटमेंट लिख के दिखाएं
जिसका मतलब ये बनता हो कि टोटल परचेजेस के ऊपर 5,000 रुपया उसका खर्च हुआ है। तो एक बुक 300 की आती है, 300 की तो एक बुक आती है। अगर वो x बुक्स खरीद के लाता है तो कितने की आएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय x, x 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जितने की एक बुक, और x बुक्स कितने की? 300x प्लस एक कॉपी कितने की आती है? y की। कितनी कॉपीज खरीद के ला रहा है वो? सॉरी, एक कॉपी 50 की। कितनी कॉपी खरीदी है उसने? y कॉपीज खरीदी हैं, 50y इक्वल्स 5000। तो ये उसका पहला क्वेश्चन था। इस तरह की ना ऊपर स्टेटमेंट देके आपको वो नीचे कहेगा जी कि अगर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ें तो कौन सी नीचे ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इसके अकॉर्डिंगली बनती है। तो पहला पार्ट तो यही था कि ऐसी स्टेटमेंट लिखें जिसमें यह पता चले x बुक्स और y कॉपी खरीदने के जो टोटल पैसे हैं, अब ये तो डिपेंड करेंगे ना कितनी कॉपी कितनी बुक्स हैं, उसके जो टोटल पैसे हैं वो 5,000 हैं, वो लिख दिया गया। सेकंड, रीराइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। याद रखा जाए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, mx प्लस c या a प्लस bx, ठीक है ना, जिसमें a क्या होगा? y इंटरसेप्ट, और b क्या होगा? स्लोप। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड, ऐसे ही है ना, एंड एवरीथिंग ऑन द राइट। ट्रांसफर कर दें, 5,000 तो पहले ही उधर है, माइनस 3,000 और x बन गया 5,000 माइनस 3,000 x। थर्ड पार्ट जो है एक्चुअली अच्छा, इसको कहते तो स्लोप है, और ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। ये इनकी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये इनके नाम है, ये इनके नाम है। अब जरा स्लोप की इंटरप्रिटेशन होती एक्चुअली क्या है, और ये थ्रू आउट, ये नहीं कि सिर्फ इधर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हर जगह आएगी कि जी नाम तो इसका स्लोप है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग या इसके टेक्निकली स्लोप के मीनिंग क्या होते हैं। फर्ज करें मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये x और ये y, ये लाइन ड्रॉ की। लेट्स सपोज यहां x जो था वो 10 था, यहां x जो है वो 11 है, देन 12, देन 13, देन 14 एंड सो ऑन। ठीक है, अब स्लोप, इसे स्लोप कहते हैं ना, जितना वो x एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होती है ना, झुकी हुई होती है, इसे स्लोप बोलते हैं। ये तो इसका नाम है। अब मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि अगर आप x का 1 यूनिट इंक्रीज करते हो तो यहां से आप पॉइंट से यहां पर आ गए। 1 यूनिट अगर आपने इंक्रीज किया है तो देखें y में भी चेंज आई है ना, y भी इंक्रीज हुआ है, y में चेंज आई है। ये जो चेंज है ये वाली, ये वो स्लोप होगी, इस चेंज को बोलते हैं, दैट इज चेंज इन y ड्यू टू 1 यूनिट, 1 यूनिट बदलने से, 1 यूनिट चेंज इन x, x का 1 यूनिट बदलने से y में कितनी चेंज आती है। अगर वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे, फर्ज करें इसका आंसर 5 आ गया है, स्लोप का आंसर 5 था, स्लोप का आंसर 5 था, तो इंटरप्रिटेशन में हम ये लेंगे, इफ वी इंक्रीज x बाय 1 यूनिट, y विल आल्सो इंक्रीज बाय 5 यूनिट्स, जो स्लोप का आंसर होता है। अगर ये होता है 500, तो मैंने कहना था इफ वी इंक्रीज x बाय 1 यूनिट, y विल इंक्रीज बाय 500 यूनिट्स। अब 500 यूनिट्स क्या है? वो अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम मैंने कह देना था, वो रुपीस है तो मैंने रुपीस कॉल कर देना था। ये तो बात हो गई पॉजिटिव स्लोप की। अब जरा देखते हैं कि अगर स्लोप नेगेटिव आ जाती है तो ग्राफ कैसे,
और मीनिंग क्या उसके होंगे, ग्राफ और मीनिंग। ये है नेगेटिव स्लोप। डाउनवर्ड स्लोपिंग इज अ नेगेटिव स्लोप। उसी तरह से x10 है, x11 है, x12 है, x13 है। नेगेटिव स्लोप का मतलब जो जो x बढ़ता जा रहा है y देखे कम होता जा रहा है। y पहले बढ़ा था, फिर x तो बढ़ गया लेकिन y कम हो गया, x 11 से 12 पर चल गया। y जो x बढ़ता है y कम हो जाता है, जो बारिश बढ़ती है टेम्परेचर डाउन चला जाता है। नेगेटिव रिलेशन। अब कितना ये डिक्रीज हुई है, पहले ये थी फिर कम होके ये होगी और इतनी डिक्रीज हुई। फर्ज करें ये 3 है तो ये जरूर इसके आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। अब कैसे इसे पढ़ेंगे? इफ x इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, x तो 1 यूनिट बढ़ा है, y विल डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। y विल डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स क्योंकि वो नेगेटिव है। इफ वो x इंक्रीज बाय 1 यूनिट, y विल डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ठीक, ये तो हो गई स्लोप की इंटरप्रिटेशन। हर जगह याद करनी है आपने। बट इज ये नाम है उसका स्लोप, उसका नाम स्लोप है। मीनिंग उसकी क्या है? उसके मीनिंग बनते हैं कि f इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, y विल डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स। चले अब यहां पर आ जाते हैं। इसमें जो y है इस एग्जांपल में वो आपके पास है बुक। y कॉपीज है, सॉरी x बुक है, y जो है वो कॉपीज है और x जो है वो बुक है। ये स्लोप है, स्लोप है ना, ये स्लोप है। अब इसके मीनिंग इफ x इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, y विल डिक्रीज बाय 300। ठीक है ना? तो अब इसके मीनिंग ये हैं, सॉरी मैंने क्या रॉन्ग किया है। 1 मिनट मैं ठीक कर लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं ठीक कर लूं देन आई विल एक्सप्लेन इट। क्योंकि अभी मैंने इक्वेशन पूरी नहीं लिखी, इक्वेशन अभी हमने पूरी नहीं लिखी। यस, इक्वेशन अभी पूरी नहीं लिखी मैंने। इक्वेशन क्या थी? एक्चुअली यहां पर 50 था। ठीक, अब भी उस फॉर्मेट में नहीं है। अब भी इक्वेशन जो है वो उस फॉर्मेट में नहीं है। उस फॉर्मेट के तहत जो राइट साइड है वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? y। और यहां पर क्या आ रहा है? 50y। अभी भी उस फॉर्मेट में नहीं है। 50 से डिवाइड करते हैं, y 100 माइनस इसको अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 6x। x बुक्स की तादाद है, y कॉपीज की तादाद है। वैसे जनरल इंटरप्रिटेशन ये है, इफ x इज इंक्रीज बाय 1, y विल डिक्रीज बाय 6। हाँ, यही पढ़ा है, अभी पढ़ा है आपको। नेगेटिव है ना? स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या है? x का 1 यूनिट बदलने से y में क्या होता है? नेगेटिव है, डिक्रीज होता है। कितना? 6। अब x क्या है? बुक। If he purchased 1 more book, x 1 यूनिट बढ़ा दिया। x क्या चीज है? बुक। 1 बुक उसने ज्यादा परचेज कर ली तो कॉपीज कम हो जाएंगी। कितनी? 6। देन ही, दुकानदार है ना, विल परचेज 6 लेस कॉपीज। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। x विल इंक्रीज बाय 1, x बुक। इफ इन नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज बाय 1 इन परचेज, अगर वो 1 बुक ज्यादा खरीदेगा, he will purchase 6 लेस कॉपीज। बिल्कुल सही। इसलिए बजट उसका था 5000, वो पूरा हुआ था, पूरा था ना। 300x प्लस 500y इज इक्वल, वो पूरा था। 1 बुक ज्यादा खरीदनी है, बुक आती है 300 रुपए की, 1 बुक ज्यादा खरीदनी है, कॉपी आती है 50 की। 6 कॉपियां कितने की आएंगी?
300 की, 6 कॉपियां ना खरीदे 300 रुपए बचेगा ना, तो 300 रुपए की एक बुक खरीदेगा। देखें इक्वेशन ने कैसा आपको टेक्निकली इंटरप्रेट करके बताया कि अगर आप एक बुक ज्यादा खरीदोगे यू हैव टू परचेज 6 लेस कॉपीज। चूंकि कॉपी वाई है, बुक एक्स है, एक्स एक ज्यादा खरीद लिया, बुक एक ज्यादा खरीद ली, तो 6 कॉपियां कम खरीदेंगे। बिल्कुल सही है। अब जरा देखते हैं कि ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट क्या चीज है। वाई इंटरसेप्ट टेक्निकली ये है कि जब आप कोई भी लाइन लगाते हो, वो लाइन वाई एक्सिस को कहां कट करती है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। ये वाई इंटरसेप्ट होता है। मीनिंग फिर क्या बने, वाई की वो वैल्यू जहां एक्स क्या हो, 0। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ही ये है ना कि वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 इज द वाई इंटरसेप्ट। तो बिल्कुल इट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इस एग्जांपल में आ जाएं, इट इज द नंबर ऑफ कॉपीज, जो कि वाई क्या है, कॉपी। इट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स 0। वैसे भी जरा इधर 0 रख के देखें क्या आता है, 100 आ गया। तो यही मैं बता रहा हूं कि y इज इक्वल टू 100 व्हेन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब x क्या चीज है, बुक्स। y क्या चीज है, कॉपीज। व्हेन देयर इज नो बुक, अगर वो कोई बुक नहीं खरीदेगा, 0 बुक इन परचेज, देन नंबर ऑफ कॉपीज विल बी 100। बिल्कुल सही। एक कॉपी कितने की, 50 की। कोई बुक नहीं खरीदी, कितने पैसे, 5000। एक कॉपी 50 की, तो 50 की कॉपी 5000 की कितनी कॉपियां, 100। यही बता रहा हूं ना इक्वेशन में कैसी इंफॉर्मेशन उसने बताई हुई है आपको कि एक बुक ज्यादा खरीदेंगे तो 6 कॉपियां कम कर लें। कॉपी 50 की है, 6 कॉपियां 300 रुपए बचेंगे, वो बुक में जाएंगे। अगर आप बुक नहीं खरीदेंगे तो 500 100 कॉपियां आप खरीद सकते हो। तो यही एक्चुअली आपसे वो देखना चाहता है कि आप स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट तो कर लेते हो, ये कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या आपको इनकी रियल सेंस में इंफॉर्मेशन भी पता है, क्या आपको पता है कि इसके रियल मीनिंग होते क्या है। कैलकुलेट तो हम कर रहे हैं, क्या मीनिंग भी हमें अंडरस्टैंडिंग है मीनिंग की। तो इसलिए ये चीज जो है वो उसने आपको बताया। एक तो उसने कहा जी कि जरा इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख के बताएं, और दूसरा उसने कहा है अच्छा आज आपकी ना स्टैटिस्टिक्स की क्लास जो है ना वो इसी में मर्ज हो गई है, ताकि वो फिर हम इसको कंप्लीट कर सकें। आपका टेस्ट भी करना है मैंने, तो आप मुझसे मैथ के ही क्वेश्चन करते जाएंगे, और स्टैटिस्टिक्स की क्लास आज इसी में मर्ज कर दी गई है ताकि हम अब इसको पूरा कर सकें, और अब फिर आपका टेस्ट इसमें से मैंने कंडक्ट करना है। जी जैन मैंने आपका माइक ऑन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पेज नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है, अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर रुपीज 9000। 9000 रुपए की उसने कुछ शीप्स खरीदी हैं। इफ ही पेड 100 लेस फॉर ईच, जितने की उसकी कीमत थी, पता नहीं कितनी कीमत थी, अगर उसको 100 रुपए कीमत कम पे करनी है, he would have got 3 sheep more for the same money। उतने पैसों की 3 शीप ज्यादा खरीद लेगा। How many sheep did he buy? कितनी शीप खरीदनी उसने। कभी तो एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा एक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन पूछ के, और हमें भी ऐसे ही लगेगा बस शीप की तादाद ही पूछी हुई है। जब उसने 9,000 रुपया पे किया है शीप्स की परचेज पे, तो इसमें 2 चीजें आपको, चूंकि आपको कॉस्ट कैसे बनेगी, कॉस्ट बनेगी नंबर ऑफ शीप मल्टीप्लाइड विद प्राइस पर शीप। एक शीप की कीमत और जरब दे दी जाएगी उसे शीप की तादाद से, तो टोटल कॉस्ट जो उसने पे की थी वो आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट उसकी जो है वो पे की हुई वो आपके पास आ जाएगी। तो इसमें एक्चुअली 2 ही अननोन है, पूछा उसने एक है, तो ये नहीं कि दूसरा तो पूछा नहीं है। हाँ उसके बगैर कर सकते हैं तो किया भी जा सकता है। लेट प्राइस किसकी, ईच की, प्राइस ऑफ ईच शीप वो X रुपीज है। लेट
नंबर ऑफ शीप, वो y है। 9,000 रुपया एक शीप की प्राइस, नंबर ऑफ शीप 9,000। अब वो आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहते हैं शीप की कीमत, अगर हर शीप की कीमत जो है वो 100 रुपया कम हो जाए तो 3 ज्यादा शीप आएंगी। पहले शीप आ रही थी x रुपीस की और अब आएगी x माइनस 100 की। पहले बाय परचेज कर रहा था, अब 3 ज्यादा, तो शीप की कीमत आ गई x माइनस 100, 100 रुपया कम हो गई। शीप पहले y खरीदता था, अब ज्यादा, और पैसे तो वही 9,000। दो इक्वेशन बन गई, एक्स वाई इज इक्वल टू 9,000। इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले, ठीक। अब एक्स वाई जो है वो 9,000 है, यहां प्लेस कर ले 9,000, यहां पर 9,000 प्लेस कर ले, और दूसरी साइड पे भी 9,000 है, ये कैंसिल हो गया। अभी एक इक्वेशन ये वाली आपके पास अवेलेबल है, और दूसरी जरा थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है। ये वाली, और देन इस तरह की इक्वेशन हमने सॉल्व की है। चूंकि इसमें ये इक्वेशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, यहां से आप x का आंसर ले लें या y का, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यहां पर पॉसिबल है, और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दे, वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। दो आंसर आएंगे, एक शायद नेगेटिव आ जाए, एक पॉजिटिव। y क्या है? नंबर ऑफ शीप, नेगेटिव हो नहीं सकती, वो डिस्कार्ड कर दीजिएगा, जो दूसरा आंसर आ जाएगा वही आपके पास। वो जो एक एग्जांपल की थी ना बिस्किट्स वाली, देखें, अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें वो समझ आई है, तो ये तो उसी तरह से ही है कि जिसमें वो एक कहा था कि एक स्टूडेंट है, उसने 120 रुपए के पैकेट खरीदे थे बिस्किट के, प्राइस पे नहीं पता थी, तो यहाँ उसने शीप खरीदी 9,000 की 120 की बजाय। वहां पर भी था कि अगर पैकेट पर पैकेट प्राइस इतनी चीपर हो जाए तो ही कैन बाय दिस मच मोर, यहाँ पर भी वही है। अगर वो समझ आई थी तो ये आनी चाहिए ना, ये नहीं कि आप वो समझ आई थी और ये नहीं आई, ये तो एक ही पैटर्न है दोनों का, तो आनी चाहिए। जो क्वेश्चन करता जाए ना, हैंड लोअर करता जाए ताकि मुझे बाकियों का पता चले। जी आपका क्वेश्चन। मैंने आपका माइक ऑन किया, आपकी आवाज नहीं मेरे तक आ रही, अपना माइक का कनेक्शन चेक करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्वेश्चन नंबर 38 का एक दफा बता दें प्लीज। क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38 है, अब बाय अ नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स फॉर ₹60 had the cost of ₹1 piece less, should have 5 more for the money, find the cost of each। बिल्कुल इसी तरह से उसने कुछ बाय अ नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स, पता नहीं कितने खरीदे, एक बॉल कितने का कोई पता नहीं, 60 रुपए के। फिर वो कहता है कि अगर 1 रुपया प्राइस कम हो जाए तो 5 बॉल ज्यादा खरीदेंगे 60 के ही, कॉस्ट ऑफ ईच। अगर आप प्राइस ईच शीप की बजाय यहां अगर बॉल कर दिया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x रुपीस के बॉल आते हैं y के, और उसने 60 रुपए के खरीदे थे, तो ये 60 रुपए के आ जाएंगे, ठीक। और फिर उसने कहा था कि अगर कीमत 1 रुपया कम हो जाए, तो कीमत अगर 1 रुपया बॉल की कम हो जाती है तो कीमत जो कम होगी 1 रुपया, 1 रुपया कीमत कम हो गई, बॉल कितने ज्यादा आएंगे? 5, तो 5 बॉल ज्यादा कर दीजिएगा, और कीमत वही है 60। अब तो आप ना पूछें, अभी तो ये सारी चीजें अगर एक ही पैटर्न पे बता के जा रहा हूं
तो सिर्फ शीप की बजाय बॉल आया बस, और क्या फर्क है इसमें, बाकी तो वही है ना। तो मैंने दो दो तीन सर तीन और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 भी एक दफा बता दें प्लीज। क्वेश्चन नंबर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। 18 कह रही हैं आप? क्वेश्चन नंबर 8 8 8 सर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और एक इक्वेशन लीनियर है। ये ना तो कैलकुलेटर डायरेक्ट सॉल्व करेगा क्योंकि उसके लिए दोनों लीनियर होना जरूरी है, और ना ही एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेगा क्योंकि उसके लिए दोनों का लीनियर होना जरूरी है। इसमें एक क्वाड्रेटिक है और जनरल मेथड पे तीसरे बचा है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो तो हर जगह ही अवेलेबल होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हर जगह ही अवेलेबल होता है। 2y² 25। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड करके उसे दूसरे वेरिएबल्स में पुट करना कंसर्न होता है। तो लेट्स सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेता हूं, 7 - 2y/3। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x फाइंड कर लिया, वो y भी फाइंड हो सकता था। पुट इन सेकंड, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है 3, और x की जगह आ जाएगा 7 - 2y/3 एंड होल स्क्वायर -2 and y² इज इक्वल टू 25। अभी जो सेकंड इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हुई अभी, तो मेरा ख्याल हमारा काफी मैं समझता हूं कि इतना लेंथी सॉल्यूशन के लिए नहीं, और वही ऑप्शन अगर एग्जाम में भी ऐसे आती है आपको, तो वही ऑप्शन दोबारा से क्या, बैक सॉल्व वाली ऑप्शन। तो बैक सॉल्व वाली ऑप्शन यूज करें अगर इसके लिए। आंसर्स में तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन बहरहाल कैसे 3 इसका स्क्वायर कर दें ताकि ये स्क्वायर एक्सपैंड हो जाए। इसका ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा और नीचे वाले का स्क्वायर अलहदा से, और आई थिंक सो कि अब आप सॉल्व, ये एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन इससे अब y निकलेगा ना, क्योंकि अब y रह गया। हाँ क्वाड्रेटिक जरूर है तो y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, और y की 2 वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो x की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो 2 आंसर्स आएंगे चूंकि इसमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही जहां पर ना हो लेकिन एग्जाम में आता है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है वैल्यूज पकड़े, जहां जहां x है वहां x रख दें, जहां जहां y है वहां y रख दें। देखें दोनों का सोल्यूशन है ना, तो पहली इक्वेशन भी ठीक बनती है, दूसरी इक्वेशन हो सकता है एक ठीक बने एक ना ठीक बने, आपका ये तो नहीं है। कॉमन सोल्यूशन का मतलब तो दोनों ठीक है ना। तो x y की वैल्यू रखें, राइट साइड पर 7 आ गया, फिर दूसरी इक्वेशन में x² y² के रखें 25 आ गया। जिन पेयर से ये आ रहा है वो ठीक है, हो सकता है 2 आ रहे हो, बोथ A एंड B जैसे ऑप्शन होती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहरहाल इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। क्यों? सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ जनरल मेथड फॉर द linear elimination method, both of the equation must be in additive form। ये additive form इसलिए नहीं है कि आप कह लें कि ये 3x into x है। ये देखें मल्टीप्लिकेटर फॉर्म आ गई ना वेरिएबल्स की जी। और अब इसका क्वेश्चन है जी, आपका क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो 46 वाला क्वेश्चन है 46 जी सर, इसके अंदर मिक्सचर जब हम 630 kg का बनाएंगे तो आंसर 12 और 9 kg दिया हुआ है, तो मुझे लगता है इसका आंसर ठीक देंगे शायद। अच्छा जी, हाउ मेनी kg of each type of nut should be mixed? आंसर का क्वेश्चन कह रही हैं मुझे। चले बजाय इसके कि हम करें, मैं ना इसको आंसर चेक करके ना कल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना।
मैं आंसर इसका चेक करके फिर आपको मैं इंडिकेट कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं, फिर जब टाइम बचेगा तो भी देख लेंगे, लेकिन मैं बाकी क्वेश्चन। जी आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 13 जो इसमें दिया हुआ है, इसमें किस फॉर्मूले से उन्होंने कैलकुलेट किया है? एक तो हम कर लेंगे रिवर्स सॉल्व करके इसको। एक मिनट, 13 अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, ये वाली बात है। जी सर, यस जी सर। सर रिवर्स सॉल्व तो आराम से आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, मैं उसको कर देता हूँ। ओके, उसके अलावा हम किस तरह कर सकते हैं? जी किस तरह कर सकते हैं? उसने कहा इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 5, फाइंड द नंबर। अच्छा, अगर तो आप प्रॉपर्टी याद करें, अगर ठीक है, ये उसने मैथ में, मैं मैथ में भी कर देता हूं। स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टी अगर आप याद करें तो अगर AM जो होता है वो बड़ा होता है GM से और वो बड़ा होता है HM से, ऐसे ही है ना? बराबर कब होते हैं? ये बराबर उस वक्त होते हैं जब डेटा कांस्टेंट हो। अब यहां दो वैल्यूज का डेटा दिया हुआ 5 और 5 एक जैसे हैं, दोनों आंसर सेम आने, दोनों ही आंसर सेम आने। चले, अब आप कहते हो कि जी नहीं हम इसको नहीं याद करते या इस तरह से नहीं पता, तो दो आपके पास अननोन है। लेट एक वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। उसने कहा कि इनका अरिथमेटिक मीन, ये हो गया अरिथमेटिक मीन, वो 5 है। इनका ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया इनका ज्योमेट्रिक मीन, वो भी 5 है। दो इक्वेशन बन गई हैं, दो इक्वेशंस बन गई हैं। ये दो इक्वेशंस हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा इनको ज़ाहिर है सीधा करना पड़ेगा। x प्लस y इज इक्वल टू 10। इसको किस तरह से कर लें? x इंटू वाई इज इक्वल टू 25। अब एक इक्वेशन लीनियर है, एक इक्वेशन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां से फिर स्टार्ट हो गया। पहली इक्वेशन में पुट कर दें और ये फिर वही बात, लेंथी हो गया ना, तो रिवर्स सॉल्विंग ही ज्यादा बेहतर थी। बहरहाल आपका क्वेश्चन था कि अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का मैंने फार्मूला लिखा हुआ था, क्योंकि ये ICAP ने अब क्वेश्चन दिया है तो वो समझता है कि बच्चे स्टैट्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसी से वो उसको दो कोर्स नहीं ना कहता, वो कहता है एक ही कोर्स है, तो स्टैट्स तो पढ़, उनको अरिथमेटिक मीन भी आता है, एक इक्वेशन, ज्योमेट्रिक मीन दूसरी इक्वेशन, तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर दें, कहते हैं ठीक है ना, तो किया जा सकता है। जी आपका क्वेश्चन। वालेकुम सलाम जी। सर क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। 15 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मेन एंड अ वुमेन इन अ कम्युनिटी इज 40,000. In a recent election, 60% of the women and 40% of the men voted, and total vote was 21,400. Find the men and women in the community. Men और women की तादाद नहीं पता. Let men. X. Let woman y. Total number of men women is 40,000. एक इक्वेशन तो ये है। ये एक इक्वेशन आ गई। अब उसने सेकंड कहा है कि जितने भी लोग हैं मैन है एक्स हैं, सब में नहीं, उसमें से 60% ऑफ द वुमेन, 60% ऑफ द वुमेन एंड 40% ऑफ द मैन। 40%, अगर मैं इसको परसेंटेज सिंबल हटा दूं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैन, तो ये बन गया 40% ऑफ द मैन। जितने भी मैन है उनका 40%, पता ना, 40% ऑफ दिस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 60% ऑफ द वुमेन, इन्होंने वोट किया है। ये हो गए मैन के वोट्स की तादाद।
अगर 100 आदमी है, 100 मैन है, 40% ने वोट किया तो इसका मतलब 40 लोगों ने, 40 मैन ने वोट किया है। हमें मालूम नहीं है उनकी तादाद, तो मैंने उनको वैसे ही लिख दिया। ऐड करेंगे तो टोटल वोट आ जाएंगे, और टोटल वोट भी दिए हुए 21,400। दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें तो आपके पास मैन और वुमेन्स की तादाद आ जाएगी। जी आपका क्वेश्चन। नहीं जी सर ठीक। जी जी सर लाके सुनो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्वेश्चन किया था सर। वालेकुम जी, आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइंड द एक्स एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन that passes through the point 24 and perpendicular to the line। जो x और y इंटरसेप्ट होते हैं वो कैसे पता चलता है? फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0। कहां पर? लाइन की इक्वेशन में। तो पहले लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, और लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए अगर आप याद करें तो मैं आपको इंडिकेट किया था कि आपको ना ये दो बस चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। अब जो पॉइंट है वो तो उसने दे दिया 24, लेकिन स्लोप उसने आपको स्लोप डायरेक्टली नहीं दी, बल्कि जरा घुमा फिरा के उसने स्लोप भी दी है। उसने कहा है कि एक लाइन है 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कहता है जो आपको मैं लाइन कह रहा हूं वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन की स्लोप अगर आप कैलकुलेट करें -2 माइनस a ओवर b एंड -5, तो 2/5। ये तो इस लाइन की स्लोप है जो उसने खुद गिवन है, लेकिन मेरी जो लाइन रिक्वायर्ड लाइन है वो तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जो लाइन उसने दी हुई है उसके वो परपेंडिकुलर है। तो जो जिस लाइन की मैंने इक्वेशन फाइंड करनी है, मुझे उसकी ताकि स्लोप चाहिए ना, स्लोप पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो था, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो रिलेशन ये था नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया, रेसिप्रोकल का मतलब है उलट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो आप कहें जी कि फिर इनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, तो ऐसा ही करने से आएगा। 5/2 करेंगे, -1 आ गया ना, यही रिलेशन है। तो आपने इस लाइन की स्लोप नहीं यूज करनी। आपकी जो लाइन है वो तो इसके परपेंडिकुलर है। हाँ, तो एक पढ़ा हुआ हमने कि दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो स्लोप आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। अब लाइन भी आ गई, स्लोप भी आ गई। y -4 is equal to -5/2 and x -2। अब इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0। वो तरतीब आपको पता है कि जी x इंटरसेप्ट के लिए y0 करना होता है और y इंटरसेप्ट के लिए x0 करना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, फॉर x इंटरसेप्ट। इक्वेशन में आपने y को 0 करना है, वो किसी भी फॉर्म में हो। -5/2 इंटू x -2। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे और वो इधर आके आपके पास 2 हो जाएगा और -5। तो ये इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप y को 0 पुट करोगे तो उसका y इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। ठीक है ना? इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन बनाने के बाद फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x0, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। जी आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
पेज नंबर 39 पे 44, 43 और 44 क्वेश्चन जो है ना जी, उसका आंसर चेंज आ रहा है। 43 एंड 44 और 43 एंड 44। अच्छा चले इसे चेक कर लेते 43 हैं। में एक्सचेंज हो जाता है आंसर, 43 अच्छा, में फादर की एज जो आ रही है वो सन में आ रही है, और नहीं ये कैसे हो सकता है? प्रेजेंट ऐसे आ रहा एज, फादर की प्रेजेंट एज 30 साल, ऐसे आपका आंसर आ रहा है? नहीं नहीं, इससे एक्सचेंज आ रहा है जो आंसर आ रहा है, मतलब फादर की 6 आ जाती है, सन की 30 आ जाती है। तो ये ठीक है फिर, चले चेक करते हैं इसको चेक करते हैं। ये देखें 6 ईयर हेंस, आज से 6 साल के बाद man's age will be 3 times his son's age. डेटे को पहले, and 3 years ago, आज से 3 साल पहले, he was 9 times as old as his son. Find their present ages. Again, वो तो बात अब बार बार मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। उसने आपको ना आंसर ऑप्शन दी होगी ना, अगर फर्ज करें मैं देखना चाहूंगा कि क्या जो है आंसर ठीक है कि नहीं। चले मैं सन की एज और फादर की एज ले लेता हूं। जो आंसर ऑप्शंस हैं मैं देखना चाहूंगा कि ठीक मैंने सन की एज मैंने तो 6 लिखी हुई है और फादर की एज 30, बाद में से सॉल्व भी करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है 6 ईयर हेंस, ये 12 साल का सन हो जाएगा। 6 ईयर हैंड्स, इसको भी 6 ईयर हैंड्स कर लें, 36 साल का ये मतलब। अब उसने कहा था कि 6 ईयर हैंड्स मैन विल बी 3 टाइम्स एज हिज सन्स एज। 36 साल का आदमी है, 12 साल का सन है, तो 3 टाइम्स, ये तो ठीक है, कम से कम पहला आंसर तो चेक हो गया। दूसरा आंसर 3 years अगो, आज वो 6 साल का है तो 3 साल पहले वो 3 साल का था, 3 साल पहले वो 27 साल का था। क्या रिलेशन होना चाहिए? 9 टाइम्स, यानी कि फादर 9 टाइम्स होना चाहिए सन का। सन की एज को 9 से जरूर दे, फादर की एज आएगी, बिल्कुल सही है। आंसर तो मुझे कंफर्म हो गए, ये ठीक है। अब क्या गलती हुई है आपसे वो हम चेक करते हैं और देखेंगे कि इसका जो प्रोसीजरल वे है, जाहिर है कि इसका जो प्रोसीजरल वे है वो लेंथी बनेगा। अब कैसे, अगर फर्ज करें आपने करना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स, सन की आज एक्स ईयर एज है, आज सन की जो एज है वो एक्स ईयर आ रही है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो वाई ईयर है। अच्छा, जो पहला रिलेशन है ना वो आज से 3 साल के बाद है, 6 ईयर्स के बाद है। 6 ईयर हैंस, तो डेटे को वहां ले जाए, आफ्टर 6 ईयर ले जाए, ये x + 6 का हो जाएगा और ये y + 6 का हो जाएगा, तो 6 ईयर हैंस आ गया। अब ये क्या है, बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है। क्या है? फादर की एज जो कि उस वक्त 6 है और ये वाली ये है, फादर की एज 3 टाइम्स है। बाप अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है, बराबर नहीं है। मैंने तो बराबर करना है। ये बाप की उम्र है, ये बेटे की उम्र है, बाप 3 गुना ज्यादा है, बराबर कैसे करें? आप कहेंगे बेटे की एज को 3 से ضرب दे दे, बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गया, बाप 3 गुना ज्यादा है 6 साल के बाद, बेटे को 6 साल के बाद ले गए। अब बताएं, बाप 3 गुना ज्यादा, आप कहेंगे बेटे की उम्र को 3 से ضرب दे, बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब दूसरा डेटा भी है, दूसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। अच्छा, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3 years बिफोर, अब डेटे को 3 साल पहले ले जाएं, तो बेटा की एज आज x है और उसमें से 3 कम कर दें, बाप की उम्र आज y है, उसमें से भी 3 कम कर दें। अब क्या है, बाप 9 टाइम्स है, बाप की उम्र 9 गुना ज्यादा है, बराबर नहीं है, तो फिर बेटे की उम्र को आपको 9 से ضرب देनी पड़ेगी ताकि वो बाप की उम्र के बराबर आ जाए।
2 इक्वेशंस 2 अननोन, इसे सॉल्व करें, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आल्दो बहुत लेंथी तो नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल इक्वेशन आपने बनाने में गड़बड़ कर दी। वो आप, मेरा ख्याल बताऊं क्या कर रहे हैं आप मुझे क्लियर नहीं, आप ना बाप को ही 3 से ज़रब दे देते हो, यानी कि आप ऐसा लिख देते हो ये, तो बाप की उम्र तो पहले ही 3 गुना ज्यादा है, या तो फिर 3 से डिवाइड करो ना उसे, बाप 3 गुना ज्यादा, इससे डिवाइड कर दो बेटे की उम्र के बराबर, तो एक ही बात है, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 इधर आ जाएगा और कह देंगे ये बराबर। तो मेरा अपना आइडिया है कि आपसे यही बेसिक मिस्टेक कर रहे हो। जब आपने वेरिएबल बनाना होता है ना, फिर तो आप ऐसे बनाएं, बाप बेटा x है तो बाप 3x है, लेकिन यहां वेरिएबल तो नहीं बना रहे, यहां तो आप इक्वेशन बना रहे हो, तो आपने इक्वेशन बनानी है, तो 6 साल के बाद की इक्वेशन बनानी है आपने, ठीक है ना। तो वो दोनों की एजेस, प्रेजेंट एजेस तो आपको पता ही नहीं है, अब हमें तो नहीं पता उसकी प्रेजेंट एजेस क्या है, डेटा 6 साल के बाद है, अननोन प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज क्या रखेंगे? अगर आप प्रेजेंट एज सन की x रख रहे हैं तो फादर की क्या रखेंगे? 3x तो नहीं रखेंगे, वो आज तो नहीं 3 टाइम्स, वो तो 3 साल के बाद है, 6 साल के बाद है, तो आज उसकी एज अननोन है ना, जो रिलेशन है ना कि वो 3 टाइम्स है। हाँ, अगर वो आज होता ना तो फिर ठीक था, सन को आपने x कह देना था, फादर को 3x कह देना, क्यों लिखा तो हुआ है फादर एज इज 3 टाइम्स द सन्स एज, लेकिन वो जो रिलेशन आपको मेंशन है वो आज तो नहीं है, वो रिलेशन 6 साल के बाद है। तो जब आप प्रेजेंट एज में 6 ऐड करेंगे तो देन एज आएगी, तो प्रेजेंट एज क्या है? वो तो अननोन है ना, वो तो नहीं 3x है, तो इसलिए आप इसको y करेंगे। और मेरा ख्याल है कि आपसे यही एक मिस्टेक हो रही थी जिसकी वजह से आपके आंसर जो है ना, देखिए ना, मैंने चेक किया अपने आंसर को कि जो जो डेटा के अकॉर्डिंगली आंसर उसी तरह से आ रहे थे, तो ठीक थे नहीं, और मेरा ख्याल है कि यही मिस्टेक आप जो है वो 44 में भी कर रहे होंगे। The sum of ages of a father and a son is 70 years. आज उनकी उम्रों का सम 70 साल है। आज है उम्र कितनी कोई पता नहीं। अब जो रिलेशन दिया गया ना वो 5 years ago है, यहां पर भी आप यही मिस्टेक करोगे, वो रिलेशन 5 साल पहले है, तो आज उनकी उम्र अननोन है ना, आज उनकी एजेस का कोई रिलेशन नहीं है, तो लेट सन x, लेट फादर y, एक तो उनकी एजेस का सम 70 है, लेकिन जो दूसरा रिलेशन है वो 5 years अगो की बात है, तो पहले डेटे को वहां ले जाएंगे, ये 5 साल कम हो जाएगा, अब ये 5, मुझे जब तक आज की एज नहीं उनका रिलेशन, आप कहें जी 5 साल पहले डेटे को लेके जाए, तो आज एज में से 5 माइनस करें, जाहिर है वो आपको नहीं पता आज की एज, तो फौरन आप कहेंगे ये तो फिर दूसरा नॉन वाई बनेगा। अब जाके फादर वाज 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है, बराबर करना है, इक्वेशन बनने के लिए बराबर तो नहीं है, तो बेटे की उम्र को 3 से ज़रब देंगे तो वो बाप की उम्र के बराबर आएगा, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी और एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। अब देखिए मैंने जो आंसर्स लिखे हुए हैं 20 और 50, तो सम तो 70 बन गया, ये तो बात ठीक हो गई। अब 5 साल पहले बेटा 15 साल का होगा, 5 साल पहले बाप 45 साल का होगा, तो बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना है। मैं कहूंगा बराबर करें, चलें यहीं से देखें, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मैं कहता हूं इक्वेशन बनानी बराबर करें, आप कहें इधर ये 3 गुना है तो इधर 3 से ज़रब दे दें, 45 बराबर हो गया, ठीक है ना, बेटे की उम्र को देंगे ना, और आप मेरा ख्याल यही बेसिकली आप मिस्टेक कर रहे थे। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा। जी आपका क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 18 18 क्वेश्चन है, अ ग्रुप कैन चार्टर अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एट अ फिक्स्ड टोटल कॉस्ट। उन्होंने कोई एयरक्राफ्ट चार्टर किया है, अ ग्रुप, पता नहीं कितने लोग हैं,
अ ग्रुप कैन चार्टर अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एट अ फिक्स्ड टोटल कॉस्ट। उन्होंने कुछ पैसे दिए और एयरक्राफ्ट चार्टर कर लिया। इफ 36 पीपल चार्टर द एयरक्राफ्ट, अगर 36 लोग उसको किराए पर लेते हैं, रादर देन 40 की बजाय 36 लोग अगर किराए पर ले लेंगे, देन द कॉस्ट पर पर्सन इज ग्रेटर बाय $12। यानी कि अगर 40 लोग किराए पर लेते हैं तो जितनी टोटल कॉस्ट है, पता नहीं कितनी है, कहता है कि वो जो टोटल कॉस्ट है अगर 40 लोग किराए पर लेंगे तो वो कम आएगी, ज़ाहिर 40 लोगों ने पे करना है। 4 लोग अगर कम आ जाएं तो 36 रह गए। अब जो कम लोग हैं लेकिन किराया तो उतना ही देना है, फिक्स कॉस्ट है, वो तो नहीं जहाज में। जैसे हम कोई फर्ज करें कुछ दोस्त हैं और हम एक बस पे जाते हैं, कहते हैं यार बस प्राइवेट हायर कर लेते हैं, बस वाला कहता है जी 10,000 लूंगा, दोस्तों ने डिसाइड किया हर कोई इक्वली शेयर करेगा, तो हम 10,000 को 40 पर डिवाइड करेंगे, सबके जिम्मे इतने इतने पैसे आ गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जिस दिन जाना था 4 लोग कहते हैं हमने तो बीमार है, हमने नहीं जाना। अब पैसे कौन पे करोगे, एक तो नहीं करेगा ना। अब उसी 10,000 को अब 36 पे डिवाइड करोगे तो पर पर्सन कॉस्ट आ जाएगी और वो अब बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वो अब बढ़ जाएगी। तो यहां जो रिलेशन दिया गया है वो उनकी पर पर्सन कॉस्ट पे दिया गया है, पर पर्सन कॉस्ट पे दिया गया रिलेशन। ठीक, फर्ज कर लें अब पर पर्सन कॉस्ट कैसे आएगी, आपका ये टोटल को 40 पे डिवाइड कर दें, लेकिन हमें तो पता ही नहीं टोटल क्या है, तो यस इसमें टोटल ही अननोन है। टोटल कॉस्ट वो एक्स है। अब रिलेशन किसका दिया गया है, पर पर्सन कॉस्ट का रिलेशन दिया है, तो आप पर पर्सन कॉस्ट निकाल दें। पर पर्सन कॉस्ट इफ 40 पीपल, अगर 40 लोगों x को 40 पे डिवाइड कर दें तो ये पर पर्सन कॉस्ट आ जाएगी। पर पर्सन कॉस्ट इफ 36 पीपल। देखिए डेटे को जो रिलेशन दिया गया है ना, रिलेशन दिया गया है पर पर्सन कॉस्ट का, तो आपको डेटे में पर पर्सन कॉस्ट निकालनी है। आप कहेंगे कॉस्ट होगी तो पर पर्सन कॉस्ट आ जाएगी, तो आप कह लेंगे इसका मतलब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगर आ गई तो 40 से डिवाइड किए तो पर पर्सन कॉस्ट भी आ गई, बिल्कुल सही है, पर पर्सन कॉस्ट भी आ गई। अब जो रिलेशन है वो 12 ज्यादा है, सॉरी टोटल कॉस्ट x और डिवाइडेड बाय 36। अब ये ज्यादा होगी ना पर पर्सन, क्योंकि इसका डिवाइजर 36 है, उसका डिवाइजर 40 है। डिवाइजर जितना कम होता है आंसर उतना ज्यादा आता है। अब उसने कहा ये ज्यादा होगा, यानी कि x बाय 36 ये कॉस्ट ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, जो लोग 40 लोग अगर हायर करते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट कितनी ज्यादा, 12 ज्यादा। ऐसे भी लिख सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे, तो आप कहते कि ये जी ये कॉस्ट ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 12, तो मैं इसमें से 12 माइनस कर देता। अब किसकी, अजी अब 40 लोगों की पर पर्सन कॉस्ट के बराबर, ये पर पर्सन कॉस्ट। तो रिलेशन किसमें था, पर पर्सन कॉस्ट में। बिल्कुल पिछले एग्जांपल 6 साल के बाद का रिलेशन, तो 6 डेटे को वहां ले गया। 4 साल पहले का रिलेशन ये था, डेटे को वहां ले गया। पर पर्सन कॉस्ट में रिलेशन था, डेटे को पर पर्सन कॉस्ट में ले गया। पर पर्सन कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड थी, टोटल कॉस्ट अननोन थी, उसको एक्स कह दिया। तो जब टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई तो देन आप व्हाट इज द कॉस्ट पर पर्सन इफ 40, तो एक्स यहां से आएगा और एक्स को 40 से डिवाइड कर देंगे तो पर पर्सन कॉस्ट आ जाएगी, जब 40 लोग जो हैं वो इस प्लेन को जो है वो चार्टर करेंगे। जी, तो जिसके क्वेश्चन हो जाएं वो काइंडली हाइंड फ्लोर कर ले ताकि मुझे आइडिया हो बाकी कौन रह गया। अब दोबारा भी पूछ सकते हैं, मतलब नई प्रॉब्लम प्रॉपरली समझ आया तो दोबारा आप हैंड रेज ही रखा करेंगे, दोबारा मुझसे पूछेंगे आप। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो देन इन तमाम क्वेश्चन में जो नीचे उसने रिलेशन दिया हो ना आपको, बस आपको ना डेटा वहां पर आप ऐसा कह लें कि वहां जाके देखेंगे। मैंने आपको बताया है कि लाहौर जाओगे तो ये होगा, आप कहेंगे पहले लाहौर तो चले ना, क्योंकि बात तो लाहौर जाके ही बात बनती है ना। लाहौर जाओगे तो वहां पर ये होगा, आप कहेंगे ओके लाहौर चले गए, अब ये इंफॉर्मेशन मिल गई और निचली इंफॉर्मेशन थी। अब मुल्तान जाओगे तो ये यहां पर ये होगा, आप कहें चलें पहले मुल्तान तो चले ना, बल यही कर रहा हूं। 6 ईयर आफ्टर आप कहीं वहां जाएं, 4 ईयर बिफोर वहां जाएं, पर पर्सन कॉस्ट बनाएं। तो जहां रिलेशन दिया गया आपने देखना है कि क्या है। और अगेन
तमाम प्रॉब्लम बैक सॉल्व से भी करने की कोशिश किया जाए। जी आपका क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर 28 करवा देंगे। 28 है, फाइंड द नंबर, कोई नंबर है विच एडेड टू 6, अगर उसे 6 उसमें 6 ऐड किया जाए, एंड 8 और उसमें अगर 8 ऐड कर दिए जाए, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। गिव्स टू नंबर, जाहिर है एक में उसी नंबर में अगर 10 है, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 नंबर आ जाएंगे। कहता है गिव्स टू नंबर्स, 2 नंबर आ जाएंगे विद अ प्रोडक्ट ऑफ 288, कहता है जी उनका प्रोडक्ट 288 बनता है। एक नंबर है, उस नंबर में अगर आप 6 ऐड करेंगे और 8 ऐड करेंगे तो वो दोनों डिफरेंट नंबर होंगे। जाहिर है 10 अगर नंबर 10 है तो 6 ऐड करके 16 होगा, 8 ऐड करके 18 होगा। फिर कहता है उनको प्रोडक्ट कर दे तो आंसर 288 आ जाएगा। नंबर बताना है, लेट नंबर एक्स। कहता एक दफा उसमें 6 ऐड कर दें, ये एक और नंबर, और एक दफा उसमें 8 ऐड कर दें, ये एक और नंबर। अब इनका प्रोडक्ट कर दें, और इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 288। इक्वेशन को सॉल्व कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर दें। हाँ अगर कोई एक्सानियस रूट्स बनता है, हो सकता है कि एक रूट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हो, एक नहीं कर रहा, तो आप कहें जी एक तो कर रहा दूसरा नहीं कर रहा, तो जो कर रहा होगा वो रख लेंगे, बाकी जो है वो आप डिस्कार्ड कर दें। जी और रह गया ये बता जी आपका क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं, अपना माइक ऑन करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्वेश्चन नंबर 24 करवा दें। 24 यस सर। 24 है, द पोल्यूशन काउंट फॉर बिग सिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे इज 575। पोल्यूशन गंदगी काउंट करते हैं, जैसे वो आपने ये अखबारों में भी या इस तरह की खबरों में भी पढ़ा होगा जी कि ये जब से ये कोरोना वायरस आया है तो लाहौर का एटमॉस्फेयर बड़ा साफ हो गया, पोल्यूशन कम हो गई, धुआं नहीं है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो उनका पोल्यूशन काउंट जो है वो कम हो गया। वो कहता है कि कोई पोल्यूशन काउंट फॉर अ बिग सिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे इज 575। किसी बड़े शहर का टोटल जो पोल्यूशन काउंट है, गंदगी का इंडेक्स है, दें हवा में जो धुआं है और इस तरह से मट्टी है, तो क्या उसका इंडेक्स है? वो कहता है जी 575 है। Assuming this pollution is produced by 3 industries, कहता है जी इंडस्ट्रियां चलती हैं, उनकी मशीनें चलती हैं, वहां से धुआं निकलता है और जिसकी वजह से ये पोल्यूशन फैल रही है, और 3 इंडस्ट्रीज हैं A, B और C से। इंडस्ट्री C contributes twice as much to the pollution count as industry B। जितना पोल्यूशन इंडस्ट्री B प्रोड्यूस करती है, C बड़ी इंडस्ट्री है, वो उससे डबल करती है। It is known that pollution count will be 450 if the pollution from industry C, जितना वो पहले प्रोड्यूस करती थी, was reduced by 50%, वो उसका आधा प्रोड्यूस करे, तो फिर कहता जी टोटल पोल्यूशन जो है वो 450 रह जाती है। फाइंड द पोल्यूशन काउंट ऑफ इंडस्ट्री A, B एंड C। तीनों की पोल्यूशन काउंट अननोन है, आल्दो अननोन है, लेकिन एक की पोल्यूशन काउंट आपस में रिलेट है। वो क्या? इंडस्ट्री C कंट्रीब्यूट्स ट्वाइस एज मैनी एज इंडस्ट्री B। B C की है तो वो एक कम है। लेट A ये टोटल X पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, लेट B ये Y प्रोड्यूस करती है, देन C, तब C कितना प्रोड्यूस करती है, वो इससे डबल। अब इसकी इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्यों? ये हमने वेरिएबल बनाने के लिए यूज कर लिया, क्योंकि ए का कोई ताल्लुक नहीं है बाकियों से, बी सी का आपस का ताल्लुक था, दोनों अननोन थे, एक डिफाइन किया दूसरा फाइंड कर लिया। एक इक्वेशन, ए की पोल्यूशन, बी की पोल्यूशन और सी की पोल्यूशन 575 टोटल पोल्यूशन। अच्छा एक और कंडीशन उसने ये दी है,
कहता है जी कि सिर्फ सीप की पोल्यूशन 50% रह जाए, जितनी वो प्रोड्यूस कर रहा था सी, अगर सिर्फ उसकी 50% रह जाए, 50% परसेंटेज को हटा दे, 1/2 रह जाए, आधी रह जाए, आधी रह जाए, तो बाकी का अपनी पोल्यूशन तो उतनी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी पोल्यूशन आधी रह जाए, तो 2y को 2 पर डिवाइड कर दिया तो आधी पोल्यूशन रहेगी सी की, y रहेगी इसकी भी। अब कहता वो 450 हो जाएगी, तो इसकी उतनी ही पोल्यूशन, इसकी उतनी ही पोल्यूशन, और इसकी 50% कम कर दी, आधी कर दी, y रह गया 450। तो ये बन जाएगा x + 3y, और ये आ जाएगा x + 2y, और इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। जो लिखता गया उस इस तरह से ही हम बोलते गए, एंड देन हमने इसके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिए। जी आपका जी सर, बस होगी सर मेरे। हो गया, ओके, यस, हैंड लोड कर लिया करें आप। चलें नेक्स्ट वन, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 46, आपने 46 क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट या किया ही नहीं है? चले, आपने माइक बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, a grocer wishes to mix nuts which rupees sells for a kg। कुछ नट्स हैं वो 4 रुपए पर केजी उसकी प्राइस रखी हुई है उसने। विद अनदर 9 kg, दूसरी किस्म के नट्स हैं उसकी कीमत 9 रुपए पर केजी है। इन ऑर्डर टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 360, मिक्सचर दोनों को शामिल करके उसने 630 केजी का मिक्सचर बनाना है। विच सेल फॉर ₹7 केजी, कीमत उसकी कहता है 7 रुपए पर केजी रखनी है। हाउ मेनी केजी ऑफ ईच टाइप ऑफ नट्स शुड बी मिक्स। एक्चुअली ना इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आई डोंट नो कि आपने कैसे इसको समझा, ये थोड़ी सी इसकी करेक्शन होने वाली थी। अब जरा इसकी स्टेटमेंट की करेक्शन ये करेंगे, इन ऑर्डर टू अर्न, लिख ले, इन ऑर्डर टू अर्न, in order to earn income from separate sale of nuts, in order to earn income from separate sale of nuts as from the sale of mixture, as from the sale of mixture। अब कितना कितना कहते वो ये सेल आउट करे कि आप अलग-अलग सेल करें तो फिर भी उतना ही पैसे मिले, और 600 उन दोनों को मिक्स करके 630 बना दिया आपने, मिक्सचर वजन कंबाइन कर दिया। अब ये नहीं पता, लेट 4 पर केजी नट्स, कि वो नट्स जिनकी कीमत 4 रुपए पर केजी है वो कितने होने चाहिए, पता नहीं कितने। 9 पर केजी नट्स, ये भी नहीं पता कितने। इक्वेशन कैसे बननी है, इसके x केजी ले लें, इसके y केजी ले लें। ये 630 क्या है, ये मिक्सचर का वजन है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई कि मिक्सचर टोटल 330 केजी का बनना चाहिए, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब ये है कि उनकी सेपरेट सेल और उन मिक्सचर की कंबाइंड सेल दोनों से सेम अंक पर है। अगर 4 रुपए एक की कीमत है और हम उसके x केजी सेल करेंगे तो इतना इनकम आपको वहां से आएगी। 1 केजी की कीमत 9 रुपए है, y केजी की कीमत, तो सेपरेट सेल से टोटल इनकम दैट मस्ट इक्वल टू 7, क्योंकि 1 की कीमत है और 630, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो आंसर नहीं आ रहा ना। 4 केजी
another sort of 9 a kg in order to make a mixture of 630 kg which could sell for ₹7 a kg। जी बिल्कुल, ये 12 और 9 क्योंकि 630 तो केजी बनते ही नहीं है ये टोटल, तो वो नहीं आएंगे। आप इस बहरहाल इसको सॉल्व कर ले, अब ये आपके लिए आसान है, इसको सॉल्व कर ले तो ये आंसर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहले का 12-9 वो तो 630 बनते ही नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 630, बहरहाल इसको आप सॉल्व कर ले, तो जो भी आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। जी आपका क्वेश्चन। सर वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 18 करवाया जी सर, मैंने ना इसकी क्वेश्चन किसी और तरीके से बनाई है। आंसर ठीक आ रहे हैं? जी आंसर सही आ रहा है। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 तरीकों से किया जा सकता है ना। अगर फर्ज करें आपको उस तरीके से कर रहे हैं, बाकी कह रहे हैं ठीक है इस तरीके से, आप कहते हैं जी मैंने ऐसे किया और मैं वो ज्यादा इजी समझ रही हूँ, तो ठीक है आप उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन जाहिर है कि आप बाकी क्लास कह रही नहीं जी हमें तो यही ठीक लग रहा था, दैट ट्रू। आंसर देखें, आंसर ऑप्शन ठीक आनी चाहिए, आंसर ठीक आना चाहिए। अगर आप किसी और वे से भी बना रहे हैं, और तरह से भी बन सकती है। जी अगर आपका क्वेश्चन यही था तो माइक ऑफ कर दीजिएगा। जी आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 16 करवा दीजिएगा। ये एक ही तरह के सारे क्वेश्चन है। A man has 8,000 which he wishes to invest into so that his total income per year will be 425. If one pays 5.5 annually and other pays 5 annually, how much must be in family? ये तो बड़ा ही सिंपल है यार, अगर आपने बाकी कर लिए हैं या बाकी कर नहीं लिए, बाकी समझ आ गई है, तो इससे तो कॉम्प्लिकेटेड हमने पहले किए हैं, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 8,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है 2 जगह पर। एक जगह पर जो है उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5.5% और दूसरी जगह से 5। इधर x लगा दिया, इधर y लगा दिया, दोनों जगह टोटल 8,000 लगे हुए हैं। उसकी इनकम जो है वो 0.055x है, दूसरे से इनकम 0.05y है, और टोटल इनकम कहता है जी दोनों साइड से जो आ रही है वो 425 है। सॉल्व हो जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल था, सीधा सा था। ठीक है सर। जी आपका क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये बोलना था, तो आज ना वो लाइट का मसला था तो लेक्चर नहीं दिया गया, तो अगर आप ये दोनों लेक्चर अपलोड करते हैं। ये मैंने आपको बेटा आगे भी बहुत दफा कहा है कि ये सर आपने कहा है तो जी सर। नहीं, मेरा ना ये कंसर्न नहीं होता, मुझे पता ही नहीं होता आप खुजूम साहब से या मैम शाजिया से, इन दोनों से आप राब्ता किया करें। सर हमने उनको काफी देर हो गई, 1 वीक हो गया मैसेज कर रहे हैं, तो वो नहीं अपलोड करवा रहे। नहीं चले, मैं उनको पूछता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ। जी सर, थैंक यू। जी आपका क्वेश्चन। सर। वालेकुम सलाम। सर 26 है, the daily wages of a man and a woman for the same kind of work is 160 respectively. मैन की डेली वेजेस 100 रुपया है, वुमेन की डेली वेजेस 60 रुपया है। इफ द वेजेस ऑफ बोथ, दोनों की, आर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, पता नहीं कितनी, लेकिन दोनों की वही बढ़ानी है। अगर उसकी 20 बढ़ानी तो उसकी भी 20, अगर उसकी 40 है तो उसकी 40, अगर 50 है तो 50। कहते हैं बढ़ाने के बाद क्या होगा? देन मेन्स वेज इज 7/5 ऑफ द वुमेन्स वेज। मेन वेज इज बराबर होगी, किसके बराबर होगी? 7/5। किसका 7/5? ऑफ वुमेन्स वेज। कब? इंक्रीज के बाद। डेटा वहां ले जाए ना, डेटा इंक्रीज के बाद लेके जाएं। लेट इंक्रीज, वो पता नहीं कितनी है, दोनों की सेम ही होनी है। जो पैसे मेन के बढ़ेंगे वो ही पैसे वुमेन के भी बढ़ेंगे। अब इंक्रीज के बाद मेन आफ्टर इंक्रीज,
मैन की आज 100 रुपया वेजेस है और उसमें इंक्रीज के बाद एक्स। वुमेन आफ्टर इंक्रीज 60 रुपए आज है और वो भी है, दोनों की इंक्रीज, क्योंकि डेटा इंक्रीज के बाद था। कहते हैं इंक्रीज के बाद क्या हुआ है कि जो मेन की वेजेस हैं, मेन की वेजेस तो ये है, इसका मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है? अगर वुमेन की वेजेस ये देखें डबल से थोड़ा सा कम है ना, 7/8, अगर 10/5 होता तो फिर ये डबल हो जाना था ना, 1 पॉइंट समथिंग है। किसका? 7/5 ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लीकेशन। किसका? वुमेन्स। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर फ्री कर लेंगे और एक्स इंक्रीज आ जाएगी। और उसने यही पूछा था कि व्हाट इज द इंक्रीज। जी आपका क्वेश्चन। जी क्वेश्चन आपका। मोहम्मद जीशान जी। वालेकुम सलाम। नंबर 46 आपने करवाया है। मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक ठीक कीजिएगा। एक ना मैं सेट करके ना फिर नहीं, आपकी आवाज का इशू है, बिल्कुल हल्की सी आवाज मेरे तक पहुंच रही, मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या है। एक दफा फिर अपने माइक का कनेक्शन चेक करके क्वेश्चन करें, देखें जरा आपका माइक का शायद कोई प्रॉब्लम है या आप जरा थोड़ी सी आवाज मुझसे। नहीं, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। और कोई क्वेश्चन किसी ने मुझसे करना हो? अच्छा, एक वो आई कैप वाले रह गए हैं, वो जो आई कैप की बुक के क्वेश्चन है वो फिर मुझे आप कल कर लीजिएगा, लेकिन आई विल आंसर। तो देन फिर मैं आपकी टेस्ट डेट भी आपको जो है वो मैं डिसाइड कर दूंगा। अच्छा, स्टिल अभी चूंकि अब नेक्स्ट मुझे क्लास वेकेंट करनी है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी है, मुझे उनके लिए स्पेस अवेलेबल करनी है, तो आप कल मुझसे मजीद क्वेश्चन कर लीजिएगा इसके रेलेवेंट और जो आई कैप की जो बुक है उसके रेलेवेंट, ठीक है ना? तो आप मजीद मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। देन जब हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने सारा कुछ कर लिया है, फिर मैं आपकी टेस्ट डेट भी अनाउंस जो है ना, हाँ वो कर दूंगा। ठीक है जी, दैट्स ओके, फाइन। अच्छा, एक काम आपने करना है, आप सब लोगों के पास जीमेल अकाउंट होने चाहिए, जीमेल अकाउंट, ठीक है ना? आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, किसी का हॉटमेल पर बना होता है और किसी का गूगल वगैरह पे, तो आपने गूगल पे जीमेल अकाउंट बनाने हैं। जब आप जीमेल अकाउंट बना लें, मैं जरा थोड़ा सा आपको बता दूं, एक्चुअली आपने ना वर्चुअल क्लासरूम में आना है, कॉलेज में तो नहीं ना आ सकते, तो नेट पर एक क्लास बनाई हुई है मैंने। आपने नेट पे जो मैंने क्लास बनाई है, आपने उस क्लास में आना है, ठीक? जब आप उस क्लास में आओगे जो मैंने इंटरनेट पर बनाई हुई है, तो देन आपको वहां पर आपका टेस्ट मिला करेगा। तो टेस्ट जैसे क्लास में होता है ना, ठीक? आप ये समझ लें कि आपने क्लास में आना है तो वहां टेस्ट पड़ा होगा। अब क्लास में कैसे आना है? तो सबसे पहले आपको अपने आप को क्लास में रजिस्टर करवाना होगा। अब क्लास में रजिस्टर करवाने के लिए आप यहां पर एक एड्रेस लिखोगे, www.class, वो देखो ऊपर खुद ही आ जाएगा, classroom.google.com, www.classroom.google.com। आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, देखें वो कह रहेगा, वो मुझसे कहेगा कि जी किस जीमेल अकाउंट से आप एंटर होना चाहेंगे, किस जीमेल अकाउंट से आप एंटर होना चाहेंगे। मैंने जो कि जीमेल अकाउंट मेरा बना हुआ है, आपका नहीं बना हुआ होगा, तो फिर तो आप क्लासरूम में एंटर ही नहीं होंगे। तो पहले आप अपना जीमेल अकाउंट बनाएंगे और जैसे ही आप इधर जाएंगे वो फौरन आपको कहेगा कि अपना जीमेल अकाउंट बताएं। मेरा चूंकि बना हुआ है तो मैं इस क्लास में जाने लगा हूं।
अरे मैं इस क्लास में, क्योंकि ये मैंने क्लास बनाई हूं तो मैं इस क्लास का टीचर हूं, आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं। क्लियर? मेरे इस वक्त क्लास में 3 क्लासें चल रही हैं। ये रिपीटर्स की क्लास है मेरी, ये जो पुराना AFC है, ये मेरी 2 यूनिवर्सिटी की क्लासेस चल रही हैं। तो मैं इन 4 क्लासेस को टीच कर रहा हूं। ये मेरा वर्चुअल क्लासरूम है। लाइक 100 देखें, 135 स्टूडेंट जो हैं वो मेरी रिपीटर्स की क्लास में शामिल है। इसके 12 स्टूडेंट हैं, इसके 63 स्टूडेंट हैं और इसके 115 स्टूडेंट मेरी क्लास में आए हुए हैं। ठीक, आप जैसे ही आप क्लासरूम बनाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूं, ये मेरी क्लास के सारे खैर स्टूडेंट हैं, ये मेरी सारी क्लास के स्टूडेंट्स, ये मेरा क्लास वर्क है। ये देखिए इस वक्त वहां उनका ना एक टेस्ट मैंने रखा हुआ है। ये टेस्ट कहाँ टेस्ट होगा? आपका क्लास वर्क में। आपका कोई काम मैं आपकी क्लास वर्क में रख दिया करूंगा। जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको ये 4 चीजें नजर आ रही होंगी। आप डायरेक्टली क्लासरूम में जाएंगे, यहां पर ना आपको मैसेज मिलेंगे। ये देखिए मैं उनसे बातें कर रहा था, 1 मिनट लेफ्ट, ये टेस्ट मैंने लिया था सर, अभी तक टेस्ट का रिजल्ट कल आया, पता नहीं क्या ये, मुझे ये पढ़ना ही नहीं आता। जिसने मुझसे कम्युनिकेट करना है, चाहे मैं नहीं समझता कि वो बड़ी ट्रू इंग्लिश में लिखे, लेकिन ट्राई टू कम्युनिकेट विद मी इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है। मैं वो पढ़ के, मैं बच्चे मेरे पढ़ लेते हैं, मैं वो बच्चों को कहता हूँ यार, छोटे को कहता हूँ ये पढ़ के दो, वो फौरन ही पढ़ के बता देता है। लेकिन ट्राई टू कम्युनिकेट विद सब सिंपल इंग्लिश, तो बहुत ज्यादा आपको वर्ड नहीं चाहिए। अच्छा, अब मसला ये रह गया कि आपने क्लासरूम में एंटर कैसे होना है। इस क्लासरूम का, हर क्लास का कोई ना कोई कोड होता है। ये क्लासरूम कोड है, ये वाला। मैं अगर थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंड करूं, ये जिसे, लेकिन ये आपकी क्लास का नहीं है। ये जो मैंने रिपीटर की क्लास थी उसका कोड था BSVKGTZ, ये मेरी उस क्लास का कोड था। ये कोड मैं आपको भेज दूंगा। अभी मैंने क्लास नहीं बनाई, ठीक है, मैं अभी आपके सामने ये क्लास भी बना देता हूं। तो इसकी क्लास बनाने के लिए ये मेरे पास एक क्लास है, मैं इसका नाम रख देता हूं AFC क्लास है, ये QT की क्लास है और A सेक्शन मेरे पास चल रहा है, तो ये B सेक्शन, ठीक है। और बाकी मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। इन्विटेशन लिंक आ गया, क्लास कोड आ गया, ओके, शो डिटेल आइटम, ये मेरी क्लास बन गई, बस इतना ही काम था। से ये मैंने आपके लिए क्लास जनरेट कर दी है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो देखें, अब आप भी मेरी क्लास में शामिल हो और इस वक्त कोई स्टूडेंट इस क्लास में शामिल नहीं है, तो क्लास कोड आप नोट कर लेंगे। ये क्लास कोड आप नोट कर लें, BSVKGTZ, ये शायद उसने वही जनरेट कर दिया है। चले कोई बात नहीं, क्लास कोड तो आ गया ना, क्लास कोड आ गया, ये नोट कर लेंगे आप, BSVKGTZ, ये क्लास कोड है। इस क्लास कोड को आपने क्या करना है, आपका जीमेल अकाउंट होगा, आप जैसे ही गूगल इसमें करोगे, एंटर करोगे, वो आपको पूछेगा जी आप गूगल क्लासरूम में जाने लगे हैं। हर वहां बेशुमार टीचर्स ने क्लासेस बनाई हैं, हर एक क्लास का कोड यूनिक होगा, किसी के साथ मैच नहीं होगा। वो कहता है किस क्लास में घुसना है आपने, तो आप कहेंगे उस क्लास में जाना है जिसका कोड ये है, ये वाला कोड है, ठीक। तो जब आप ये कोड लिखेंगे तो आप डायरेक्ट इस क्लास के मेंबर बन जाएंगे। तो आप अभी बना लें, जिनका जीमेल बना हुआ है, जीमेल अकाउंट बना हुआ है, उन्होंने सिर्फ ये लिखना है और देन क्लास का कोड मांगेगा, आपने क्लास में एंटर हो जाना, बस दैट्स ऑल। यहाँ आपके टेस्ट पड़े होंगे, तो चूंकि अभी आपका 2 दिन के बाद टेस्ट होगा, तो फेमिलियरिटी के लिए आप इस क्लासरूम में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए अनाउंसमेंट थी। आप अपने अपने अकाउंट बना लें, जिनके नहीं अभी जीमेल अकाउंट बने वो कोशिश करके बेटा जल्दी बना लें, ताकि हम अपने टाइम पर अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकें, ठीक है जी। तो कल आप मजीद मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैथमेटिक्स के ही, और फिर मैं रूटीन में उनको आंसर करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।